पति की मौत के 49 दिन बाद ससुर का बहू पर प्यार, राज खुलने पर पूरे खानदान ने ठुकरा दिया। दिल्ली के पास एक औद्योगिक क्षेत्र के किनारे बसी उस छोटी सी बस्ती में आज सुबह अचानक बारिश हो गई, जो गली के आखिर में बने उस एक मंजिला घर की पुरानी टिन की छत पर बरस रही थी। बारिश की टपटप की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे किसी के दिल का दर्द बयां कर रही हो। आंगन में 49वें दिन की पूजा के बाद भी पूजा की वेदी से अगरबत्ती की महक आ रही थी, जिससे माहौल और भी भारी हो गया था। प्रिया पुराने लकड़ी के दरवाजे के पास चुपचाप खड़ी थी। उसकी कलाई पर बंधा सफेद शोक का कपड़ा कस गया था। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था और आंखों में कोई जान नहीं थी, जैसे उसकी आत्मा भी उसके बदकिस्मत पति के साथ चली गई हो। बस 2 महीने पहले वो एक खुशहाल पत्नी थी। शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ था, लेकिन आधी रात को आई एक फोन कॉल ने उसे विधवा बना दिया। उसके पति रोहन की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी जब वो काम से घर लौट रहा था। उस दिन भी आज की तरह ही बारिश हो रही थी, ऐसी बारिश जो अपने साथ सारे अधूरे सपने और वो पूरी जिंदगी बहा ले गई जिसे प्रिया ने अभी शुरू ही किया था। 24 साल की उम्र में शादी हुई। प्रिया का कोई बच्चा नहीं था। वो शादीशुदा जिंदगी को ठीक से महसूस भी नहीं कर पाई थी कि किस्मत ने सारे दरवाजे बंद कर दिए। अब उसका एकमात्र सहारा उसके पति का घर था, जिसमें अब सिर्फ उसके ससुर रमेश जी थे, एक ऐसे इंसान जो कभी बहुत गंभीर और शांत रहते थे और लगभग 10 साल पहले अपनी पत्नी की मौत के बाद से चुपचाप अपनी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन रोहन की 49वें दिन की पूजा के बाद रमेश जी जैसे बदल गए थे। वो प्रिया का हर छोटी बड़ी बात में ध्यान रखने लगे, खाने पीने से लेकर सोने तक, और यहां तक कि सर्दी की एक गोली तक का भी। वो खाना बनाते, कपड़े धोते और यहां तक कि चुपके से उसके कमरे के दरवाजे के सामने महिलाओं के इस्तेमाल की चीजों का एक पैकेट रख देते, जिसके लिए प्रिया ने कभी कहा भी नहीं था। शुरू में प्रिया को लगा कि ये हमदर्दी है, लेकिन धीरे धीरे उनकी हरकतें अजीब होने लगीं, जो एक ससुर और बहू के बीच की सामान्य सीमा को पार कर रही थीं। आसपास के लोगों की आंखों में कानाफूसी शुरू हो गई। पड़ोसी ताने कसने लगे। कोई कहता कि प्रिया की किस्मत ही खराब है, तो कोई मजाक उड़ाता कि सास तो है नहीं और बच्चा भी नहीं है। वो सावधानी से चुप रही क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो कहां जाए। गांव में घर गरीब था, माँ बाप बूढ़े और कमजोर थे और ये जगह भले ही ठंडी थी, पर यही उसका एकमात्र घर था। उसे ये अंदाजा नहीं था कि इसी घर में सालों से छिपा एक राज धीरे धीरे सामने आने वाला था। एक ऐसा राज जो जब खुलेगा तो पूरा खानदान गुस्से से भड़क उठेगा और वो हमदर्दी की पात्र से एक ठुकराई हुई औरत बन जाएगी। लेकिन प्रिया की जिंदगी यहीं खत्म नहीं होनी थी, क्योंकि इन सब के बाद उसे अपने दिल में बची हुई इज्जत और आत्मसम्मान के साथ फिर से खड़े होकर जीना था। 49वें दिन की पूजा के बाद रिश्तेदार एक एक करके चले गए और उस ठंडे घर में सिर्फ 2 लोग रह गए जो आपस में ज्यादा बात नहीं करते थे। प्रिया ने धूप बत्ती साफ की, पूजा की वेदी पहुंची और फिर चुपचाप शोक के कपड़े समेटने लगी। अचानक वो रुक गई। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने अपने पति के शोक के कपड़े को छुआ। अगरबत्ती का धुआं अभी भी था, लेकिन वो इंसान अब कभी वापस नहीं आ सकता था। पीछे से कदमों की आहट सुनकर वो चौंक गई। रमेश जी वहां खड़े थे। उनके हाथ में पालक का एक गुच्छा और एक रोहू मछली थी। उनकी गहरी आवाज आई, आज बाजार में सब्जी सस्ती थी। देखा कि तुम ठीक से खा पी नहीं रही हो, तो मैं थोड़ी खिचड़ी बनाने के लिए कुछ ले आया। प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया, शांत दिखने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में एक तूफान उठ रहा था। जब से रोहन की मौत हुई थी, रमेश जी पूरी तरह बदल गए थे। पहले वो बहुत कम बोलते थे, कभी कभी तो हफ्ते में 3 वाक्यों से ज्यादा नहीं बोलते थे। लेकिन अब वो उसके खाने पीने, सोने जागने की हर छोटी बात का ध्यान रखते थे, जैसे कि वो इस घर का सबसे जरूरी हिस्सा हो। उस दिन लगभग 2 महीने बाद पहली बार घर के किचन में रोशनी हुई। प्रिया सब्जी काट रही थी, रमेश जी मछली धो रहे थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, सिर्फ पानी के बहने की और प्याज के तड़के की महक फैल रही थी।
जब खाना परोसा गया तो उन्होंने उसकी कटोरी में मछली का एक टुकड़ा रखा और धीरे से कहा, बहुत दुबली हो गई हो, अपनी सेहत का ध्यान रखो। उसने सिर हिलाकर धन्यवाद कहा, लेकिन उसका गला भर आया था। पता नहीं क्यों जब वो उसकी परवाह करते हुए कुछ कहते तो उसका दिल बेचैन हो जाता। ये एक पिता की सख्त हिदायत जैसा नहीं था, बल्कि एक ऐसे आदमी की नरमी जैसा था जो किसी औरत का खास ख्याल रखता हो। उस रात प्रिया घर के बरामदे में बैठकर बाहर हल्की हल्की बारिश की बूंदों को देख रही थी। बहुत दिनों बाद उसे एक गर्म खाने से पेट में गर्माहट महसूस हुई थी, लेकिन उस गर्माहट ने उसके दिल में बेचैनी पैदा कर दी। पता नहीं क्यों उसे उस नरमी से डर लग रहा था। रमेश जी बाहर आए, हाथ में एक लकड़ी का स्टूल लेकर उसके बगल में रख दिया। दोनों चुपचाप बैठे रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने धीरे से कहा, तुम अभी जवान हो, जिंदगी बहुत लंबी है, दुख को अपनी जवानी निगलने मत दो। अगर कभी थक जाओ तो मुझ पर भरोसा कर सकती हो। प्रिया ने उनकी तरफ मुड़कर देखा। उसकी आंखों में उलझन थी। ये बात हर कोई नहीं कह सकता था, खासकर उनके मौजूदा हालात में। वो कुछ जवाब दे पाती उससे पहले ही उन्होंने अपना चेहरा घुमाकर सिगरेट जला ली। उनकी आंखें दूर कहीं देख रही थीं। रात की हवा का एक झोंका आया जो अपने साथ सिगरेट की राख और कुछ धुंधले ख्यालों को भी उड़ा ले गया। प्रिया ने अपनी साड़ी का पल्लू कसकर पकड़ लिया। उसका दिल उथल पुथल में था। वो जानती थी कि उसे होशियार रहना होगा। बहू होने के फर्ज और एहसानमंदी के बीच की सीमा को बनाए रखना होगा, लेकिन वो सीमा धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थी। खाने की थाली से लेकर दवा की गोली तक और ससुर की उन अजीब नजरों तक। जो घर पहले से ही सूना था अब और भी खामोश हो गया था, क्योंकि उन दोनों के बीच की दूरी अब उम्र या रिश्ते की नहीं, बल्कि किसी ऐसी चीज की थी जिसे नाम नहीं दिया जा सकता था। उस दिन से रमेश जी प्रिया की रोजमर्रा की जिंदगी में और भी ज्यादा दखल देने लगे। हर सुबह वो जल्दी उठकर तुलसी का काढ़ा बनाकर मेज पर रख देते। जब प्रिया उठती तो नाश्ता तैयार होता, गरम गरम दलिया का कटोरा जिसमें से भाप निकल रही होती, और चेहरा पोंछने के लिए एक गरम तौलिया भी रखा होता। घर में माहौल अभी भी शांत था, लेकिन उन दोनों के बीच जैसे एक अनकहा, खामोश और मजबूत रिश्ता बन रहा था जो समझना मुश्किल था। प्रिया भावुक हुए बिना नहीं रह सकी। पति को खोने के सदमे के बाद उसे लगा था कि उसकी जिंदगी एक गहरे गड्ढे में गिर गई है, जहां उसका कोई सहारा नहीं है। इस वक्त रमेश जी की परवाह उसके लिए एक मानसिक सहारा थी। उसे लगा कि शायद वो सच में उससे प्यार करते हैं, एक पिता की तरह जो अपनी बेटी से प्यार करता है। लेकिन फिर उनकी अगली हरकतों ने उसे ये महसूस कराना शुरू कर दिया कि कुछ गड़बड़ है। एक दोपहर जब वो आंगन में कपड़े धो रही थी, रमेश जी घर से बाहर आए। उनके हाथ में एक थैला था। उन्होंने बड़ी नरमी से कहा, मैं बाजार गया था और देखा कि महिलाओं के अंडरवियर पर छूट चल रही है, तो तुम्हारे लिए कुछ ले आया। तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए इन्हें बार बार बदलना चाहिए। प्रिया सन्न रह गई। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या प्रतिक्रिया दे। बस घबराकर थैला ले लिया और सिर नीचे झुका लिया। धीमी आवाज में धन्यवाद कहा, लेकिन उसके दिल में कुछ चुभ रहा था। एक बेचैनी की भावना उसके शरीर के हर हिस्से में फैल रही थी। उस रात उसने कमरे में बैठकर थैला खोला। नए अंडरवियर अभी भी टैग के साथ बड़े करीने से मोड़े हुए थे, लेकिन पता नहीं क्यों उसे रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन महसूस हुई। उसे अपने गुजरे हुए पति की याद आई, उस पहली बार की जब वे एक साथ खरीदारी करने गए थे। उसने भी उसके लिए ये चीजें खरीदी थीं, लेकिन एक पति की प्यार भरी नजरों से। और अब उस रात प्रिया को नींद नहीं आई। उसके दिमाग में बार बार यही सवाल घूम रहा था, क्या ये परवाह सच्ची है या इसके पीछे कुछ और छिपा है। वो अच्छा सोचना चाहती थी, ये मानना चाहती थी कि वो उसे सिर्फ अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं, लेकिन शालीनता की सीमा जैसे धीरे धीरे मिटती जा रही थी। अगली सुबह जब वो किचन साफ कर चुकी थी, रमेश जी ने उसे एक छोटा सा पैकेट दिया और कहा,
मैंने कुछ पैसे बचाकर रखे हैं, कल तुम सुपरमार्केट जाकर कुछ नए कपड़े खरीद लेना, कोई ड्रेस वगैरह पहनो ताकि तुम ताजा महसूस करो। दुख को तुम्हें मुरझाना मत दो। तुम्हें ऐसे देखकर मुझे दुख होता है। इस बार प्रिया मुस्कुरा नहीं सकी। उसने होंठ भींच लिए, सावधानी से सिर हिलाया और जल्दी से अपने कमरे में चली गई। रात में वो शीशे के सामने बैठी अपने पीले पड़े चेहरे को देखा। उसकी आंखों में अब शक और डर था। कुछ गलत था। वो अच्छी तरह जानती थी कि ये गलत है, लेकिन वो इसे परिभाषित नहीं कर पा रही थी। बाहर रमेश जी लकड़ी की कुर्सी पर बैठे थे। उनकी आंखें प्रिया के कमरे की तरफ थीं। उन्होंने सिगरेट का एक लंबा कश लिया। धुएं ने उनके चेहरे को ढक लिया। एक ऐसा चेहरा जो खामोश था, लेकिन जिसके पीछे बहुत कुछ अनकहा छिपा था। जिस उम्र में इंसान नैतिकता के साथ शांति से जीने लगता है, कभी कभी प्यास की आग अंदर ही अंदर सुलगती रहती है और अकेलापन इंसान को भटका सकता है अगर उसके पास रुकने के लिए पर्याप्त विवेक न हो। उस दोपहर कई दिनों की लगातार बारिश के बाद सूरज निकला था और मोहल्ले में मोटरसाइकिलों की आवाज गूंजने लगी। बच्चों के खेलने की आवाज से माहौल में एक अजीब सी जिंदादिली आ गई थी। प्रिया घर के पीछे कपड़े सुखा रही थी कि उसे सामने के गेट से किसी के पुकारने की आवाज आई। प्रिया, देखो कोई आया है। ये पड़ोस की शर्मा आंटी की आवाज थी। प्रिया तेजी से बाहर भागी और जैसे ही वो बरामदे में पहुंची, वो एक 60 साल की महिला को देखकर चौंक गई, जिसके बाल करीने से जूड़े में बंधे थे और उसने हल्के बैंगनी रंग का सलवार कमीज पहना हुआ था। वो शांति बुआ थीं, रमेश जी की बड़ी बहन, जिन्हें रोहन के परिवार में सबसे बड़ा माना जाता था। शांति बुआ गांव में रहती थीं और उम्र और कमजोरी के कारण कई सालों से दिल्ली नहीं आई थीं। बस फोन पर ही परिवार की खबर लेती थीं। अब जब उन्होंने रमेश जी के बेटे की मौत की खबर सुनी और साथ ही मोहल्ले में फैली अफवाहों के बारे में सुना, तो उन्होंने खुद वहां जाने का फैसला किया। बुआ जी, प्रिया ने अदब से नमस्ते कहा और जल्दी से पानी लेने अंदर भागी। रमेश जी घर से बाहर निकले। अपनी बड़ी बहन को देखकर उनका चेहरा थोड़ा बदल गया। उन्होंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, दीदी आप कब आईं, पहले बताया क्यों नहीं? अगर मैं बताती तो तुम लोग सब कुछ छिपाने की तैयारी कर लेते। मैं ये देखने आई हूं कि तुम्हारी बहू कैसी है। ये बात आधे मजाक और आधे सच के लहजे में कही गई थी, लेकिन शांति बुआ की नजरें चाकू की तरह तेज थीं। वो कुर्सी पर बैठ गईं और पूरे घर को ध्यान से देखने लगीं। भले ही वो कई सालों से यहां नहीं आई थीं, लेकिन उन्हें हर कोना, हर चीज याद थी। जिस चीज ने उन्हें चौंकाया वो घर का अजीब माहौल था। कुछ ऐसा था जो शांत भी था और सुलग भी रहा था। ना तो ये किसी शौक वाले घर जैसा लग रहा था और न ही ऐसा घर जहां ससुर और बहू के बीच की सीमाएं हों। थोड़ी देर बाद जब प्रिया पानी लेकर आई तो शांति बुआ ने उसका हाथ पकड़कर उसे ध्यान से देखा। बस कुछ ही महीने हुए हैं और तुम इतनी मुरझा गई हो। अरे लेकिन तुमने इतने चुस्त कपड़े क्यों पहने हैं? प्रिया घबरा गई। जो ड्रेस उसने पहनी थी वो रमेश जी ने ही उसे दी थी और उसने सिर्फ शिष्टाचार के नाते पहन ली थी, वरना उसे ऐसे कपड़े पहनने की आदत नहीं थी। जी मैंने ध्यान नहीं दिया, उसने धीरे से कहा। शांति बुआ कुछ देर चुप रहीं और फिर धीरे से मुस्कुराईं, लेकिन उस मुस्कुराहट ने प्रिया की रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। उस शाम खाने की मेज पर माहौल बहुत तनावपूर्ण था। शांति बुआ खाते खाते सब कुछ देख रही थीं। रमेश जी लगातार प्रिया की थाली में खाना डाल रहे थे और बार बार पूछ रहे थे कि खाना अच्छा है या नहीं, वो थकी तो नहीं है। प्रिया बस सिर झुकाकर जल्दी जल्दी खाना खत्म करने की कोशिश कर रही थी। खाने के बाद शांति बुआ रमेश जी को बाहर बरामदे में बात करने के लिए ले गईं। उनकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। तुम क्या सोचते हो मैंने कुछ नहीं सुना? ये पूरा मोहल्ला कानाफूसी कर रहा है। मैं यहां अपनी आंखों से देखने आई हूं। वो लड़की जवान और खूबसूरत है और उसका कोई बच्चा भी नहीं है जो उसे बांध सके। तुम उसके ससुर हो, तुम्हें अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। रमेश जी चुप रहे, कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से कहा, मुझे उस पर बहुत तरस आता है। उसका कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, इसलिए मैं जो मदद कर सकता हूं कर रहा हूं।
शांति बुआ ने रूखी हंसी के साथ कहा, कैसी मदद? ड्रेस और अंडरवियर खरीद कर? तुम क्या सोचते हो कि पड़ोसी अंधे हैं? रमेश जी चुप हो गए। उनकी आंखें दूर कहीं देख रही थीं। हवा चल रही थी जो अपने साथ उस शक को भी बढ़ा रही थी जो उनकी बहन के दिल में पनप रहा था। वो जानती थीं कि उनके भाई की चुप्पी अनजाने में नहीं है, बल्कि वो कुछ बहुत गलत छिपा रहे हैं। रात हो गई। प्रिया बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सुना कि शांति बुआ अभी भी आंगन में फोन पर धीरे धीरे बात कर रही हैं। इसे ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। बाकी चाचा लोगों को बताना होगा। जैसे शब्द सुनकर वो और भी बेचैन हो गई। वो समझ गई थी कि अगर वो यहां रही तो सब कुछ और भी उलझ जाएगा, लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि वो कहां जाए। और उस खामोश अंधेरे में रमेश जी बगल के कमरे में बैठे थे। उनकी आंखें उसके कमरे की तरफ थीं और उनकी नजर अब एक पिता की नहीं थी। सुबह सुबह जब आसमान में अभी रोशनी भी नहीं हुई थी, प्रिया उठ गई। शांति बुआ अभी भी लिविंग रूम में सो रही थीं और रमेश जी पता नहीं कहां गए थे। उसने जल्दी से किचन साफ किया। उन जंगली सब्जियों को करीने से रखा जो कल शर्मा आंटी ने दी थीं। वो मेज साफ कर रही थी कि उसका हाथ एक पुराने फोटो फ्रेम से टकराया जो अलमारी के कोने में उल्टा पड़ा था। उत्सुकतावश प्रिया ने उसे उठाया और उस पर जमी धूल साफ की। ये एक पुरानी तस्वीर थी। रंग पीला पड़ चुका था, लेकिन तस्वीर में मौजूद चेहरा देखकर वो चौंक गई। ये रमेश जी की जवानी की तस्वीर थी, जो एक अजनबी औरत के साथ खड़े थे, जिसका चेहरा रोहन से बहुत मिलता जुलता था। वो औरत रोहन की मां सावित्री जी नहीं थीं, जिनकी तस्वीर उसने बहू बनकर आने के पहले दिन से ही पूजा की वेदी पर देखी थी। जब रोहन जिंदा था तो उसने बताया था कि उसकी मां बचपन में ही गुजर गई थीं और उनकी ज्यादा तस्वीरें नहीं हैं, इसलिए उसने कभी ज्यादा नहीं पूछा। लेकिन आज इस तस्वीर में उस औरत को देखकर प्रिया के मन में एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वो किसी ऐसी याद में कदम रख रही है जिसे किसी ने जानबूझकर छिपाया हो। वो तस्वीर को घर के पीछे ले गई, उसे सावधानी से लपेटा और बिना धुले कपड़ों के ढेर के नीचे छिपा दिया। वो बेचैन महसूस कर रही थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी। दोपहर में रमेश जी घर आए। उनके हाथ में खाने का एक थैला था। ये देखकर कि शांति बुआ अभी भी सो रही हैं, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, खाना मत बनाना, आज मैं बाहर से खाना ले आया हूं, तुम्हारी पसंदीदा चीजें, खट्टी मीठी मछली करी और अदरक वाला चिकन। प्रिया चौंक गई। उसकी पसंदीदा चीजें? उसने तो किसी को नहीं बताया था, सिर्फ एक ही इंसान जानता था, रोहन। प्रिया ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए थैला ले लिया और चुपचाप अंदर चली गई, लेकिन उसके दिल में एक ठंडी सी सिहरन दौड़ रही थी। शाम को शांति बुआ ये कहकर घर से निकल गईं कि वो पास के गांव में अपनी एक मौसी से मिलने जा रही हैं। जाने से पहले उन्होंने प्रिया से धीरे से कहा, अपना ध्यान रखना, कुछ भी अजीब लगे तो मुझे तुरंत फोन करना। उसने सिर हिलाया। उसके दिल में एक अनजाना डर उठ रहा था। उसने साफ महसूस किया कि शांति बुआ की नजरें सिर्फ हमदर्दी की नहीं थीं, बल्कि एक छिपी हुई चेतावनी थीं। रात हो गई। दिल्ली के पास का मौसम अचानक ठंडा हो गया। प्रिया अपने कमरे में कंबल ओढ़े सिकुड़ी हुई थी। उसका दिमाग अभी भी उस पुरानी तस्वीर और शांति बुआ की हिदायत में उलझा हुआ था। तभी दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। प्रिया, सो गई क्या? ये रमेश जी की आवाज थी। जी नहीं, प्रिया ने झिझकते हुए जवाब दिया। मेरे पास दर्द का तेल है, मैंने सुना कि तुम दोपहर से खांस रही हो, तो मैं तुम्हें मलने के लिए ले आया। वो जल्दी से उठी, एक शॉल ओढ़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उनके अंदर आने से पहले वो दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई। मैं ठीक हूं, कल सुबह ले लूंगी। माहौल में खामोशी छा गई। बाहर रमेश जी की सांसें साफ सुनाई दे रही थीं। थोड़ी देर बाद उन्होंने तेल की शीशी खिड़की की देहली पर रख दी और चुपचाप चले गए। दरवाजा बंद हो गया, लेकिन प्रिया का दिल शक से भर गया। उसे याद आया कि एक बार रोहन ने अपने बचपन के बारे में बताया था कि वो बचपन से ही अंतर्मुखी रहा है। मां जल्दी गुजर गईं और पिता इतने ठंडे थे कि उन्होंने कभी उसे एक बार भी गले नहीं लगाया। रोहन बिना परिवार के प्यार के बड़ा हुआ, लेकिन वो जिससे प्यार करता था उसके लिए बहुत गर्मजोश था।
क्योंकि वो हमेशा उस पारिवारिक स्नेह के लिए तरसता था जो उसे कभी नहीं मिला। अब ये सोचकर प्रिया को एक विरोधाभास नजर आने लगा। एक आदमी जो अपनी पत्नी और बेटे के प्रति इतना उदासीन था, जो पूरी जिंदगी खामोशी से जिया, अब अचानक अपनी बहू के प्रति इतना ज्यादा ध्यान देने लगा था, उसकी निजी जिंदगी की छोटी छोटी बातों का भी। उसने अपना सिर पकड़ लिया। उसके दिल में डर पनपने लगा। ये सिर्फ परवाह नहीं थी, ये कुछ ऐसा था जो सही और गलत के बीच की आखिरी सीमा के करीब आ रहा था। और उसे ये अंदाजा नहीं था कि कल ही एक राज अचानक सामने आएगा जो उसे न सिर्फ चौंका देगा, बल्कि उसे उस इंसान से सबसे क्रूर विश्वासघात का सामना करना पड़ेगा जिसे वो इस घर में सबसे ज्यादा एहसानमंद मानती थी। दिल्ली के पास गर्मी की शुरुआत हो चुकी थी। उमस भरी शामें घर के माहौल को और भी घुटन भरा बना रही थीं। प्रिया हर शाम सूरज के घने पेड़ों के पीछे छिप जाने के बाद की खामोशी की आदी हो चुकी थी। शांति बुआ अभी तक वापस नहीं आई थीं, सिर्फ फोन करके उसे अपना ध्यान रखने की हिदायत दी थी। उसने धीरे से हाँ कहा, अपनी आवाज को सामान्य रखने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में अजीब सी लहरें उठ रही थीं। आज रात माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। वो किताब पढ़ रही थी कि अचानक बत्ती चली गई, बिजली चली गई, घर में अंधेरा छा गया। सिर्फ झींगरों की आवाज और गली के कोने से कुत्तों के भौंकने की दूर से आती आवाज थी। प्रिया ने जल्दी से दराज से एक छोटी टॉर्च निकाली और लिविंग रूम की तरफ बढ़ी। अंधेरे ने सब कुछ निगल लिया था। वो अपने कमरे में लौटने ही वाली थी कि उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। तुम हो क्या? रमेश जी की आवाज उसके कान के बहुत करीब से आई। जी मैं हूं, लगता है बिजली चली गई। प्रिया ने एक कदम पीछे हटते हुए दूरी बनाई। हाँ, मैं भी टॉर्च ढूंढने जा रहा था। वो मिट्टी के तेल का लैंप कहाँ है? उन्होंने पूछा। उनके हाथ में एक बड़ी टॉर्च जल चुकी थी। रोशनी सीधे प्रिया के चेहरे पर पड़ी, जिससे उसकी आंखें चौंधिया गईं। फिर अचानक रमेश जी ने टॉर्च नीचे की। उनकी नजरें आज पहले जैसी नहीं थीं। ना तो उनमें शांति थी और न ही खामोशी। उसमें लालसा और वर्जित भावनाओं का एक मिला जुला भाव था। उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाया। उनकी आवाज गहरी हो गई। तुम्हें ठंड लग रही है क्या? घर में कंबल है? प्रिया घबराकर पीछे हटी। उसका हाथ कांप रहा था जब वो पीछे के दरवाजे से टकराई। जी नहीं, मैं ठीक हूं, मुझे आदत है। अचानक रमेश जी ने अपना हाथ उसके कंधे पर हल्के से रखा। वो स्पर्श बहुत हल्का था, लेकिन प्रिया को ऐसा लगा जैसे किसी ने सुई चुभो दी हो। वो चौंककर पीछे हटी। उसकी आवाज कांपने लगी। ससुर जी, मैं कमरे में जा रही हूं। वो मुड़ी और तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अपने पीछे उसने रमेश जी की एक गहरी सांस सुनी और फिर सब कुछ खामोशी में डूब गया। प्रिया ने दरवाजा बंद किया, कुंडी लगाई और दरवाजे से अपनी पीठ टिका ली। उसका दिल जैसे सीने से बाहर निकल जाएगा। अंधेरे में वो नीचे बैठ गई। आंसू न जाने कब बहने लगे। वो समझ गई। वो अब खुद को ये कहकर धोखा नहीं दे सकती थी कि ये सारी परवाह बिना शर्त है। कंधे पर हुआ वो स्पर्श भले ही पल भर का था, लेकिन उनकी आंखों में उसने साफ देख लिया था। वो अब एक पिता की नजर नहीं थी। रोहन की यादें उसके दिमाग में उमड़ पड़ीं, जिससे उसे और भी ज्यादा दर्द हुआ। वो पति जो उससे प्यार करता था, जिसने मुश्किल दिनों में उसका हाथ थामा था, अब नहीं था। वो अब इस घर में अकेली रह गई थी, जहां हर कदम पर उसे डर लगता था। उस रात वो सो नहीं पाई। सुबह के करीब बिजली वापस आ गई, लेकिन उसके दिल में रोशनी बहुत पहले ही बुझ चुकी थी। अगली सुबह प्रिया हर दिन से जल्दी उठी, खाना बनाया, रोज की तरह साफ सफाई की, लेकिन उसके चेहरे पर कोई जान नहीं थी। जब वो खाने की थाली मेज पर रखने गई तो वो ये देखकर चौंक गई कि रमेश जी वहां पहले से ही बैठे थे। उनकी आंखें दूर कहीं देख रही थीं। उनका चेहरा इतना खामोश था कि डरावना लग रहा था। उसने धीरे से थाली मेज पर रखी और मुड़ने ही वाली थी कि उन्होंने उसे रोक लिया। कल रात के लिए माफ करना, शायद मैं तुम्हारी ज्यादा चिंता करने लगा था, इसलिए थोड़ा अजीब बर्ताव कर गया। मैं बस चाहता हूं कि तुम्हें एक सहारा मिले।
प्रिया मुड़ी, जबरदस्ती एक टेढ़ी मेढ़ी मुस्कान लाने की कोशिश की। मैं आपकी शुक्रगुजार हूं, लेकिन मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूं। मुझे ऐसी परवाह की आदत नहीं है। वो मामले को बढ़ाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी बात भी एक सीमा तय करने का एक तरीका थी। एक ऐसी सीमा जिसे रमेश जी को पार नहीं करना चाहिए था। उसे नहीं पता था कि उस माफी के पीछे क्या था, लेकिन वो एक बात अच्छी तरह जानती थी कि अगर वो इस घर में रही तो वो खुद नहीं रह पाएगी। उस सुबह प्रिया ने घर के काम से एक दिन की छुट्टी ली ताकि वो बाजार जाकर कुछ जरूरी चीजें खरीद सके। बहुत दिनों बाद वो सुबह सुबह उस घर से बाहर निकली थी। हल्की हवा चल रही थी, सुनहरी धूप पत्तों के बीच से छनकर आ रही थी, लेकिन उसे कोई राहत महसूस नहीं हुई, बल्कि उसका दिल भारी था। जैसे ही वो बाजार के कोने पर पहुंची, उसने सब्जी की दुकान की तरफ से एक जानी पहचानी आवाज सुनी। अरे वो लड़की है क्या? देखने में तो बहुत सीधी साधी लगती है। कौन जानता था कि लोग जो कहते हैं वो गलत नहीं है। पति को मरे अभी 2 महीने भी नहीं हुए और देखो जहां भी जाती है ससुर का साया साथ रहता है। शायद पति के जिंदा रहने से भी ज्यादा करीब। प्रिया रुक गई। वो एक बिजली के खंभे के पीछे छिप गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो जानती थी कि जो लोग बात कर रहे थे वे मछली वाली चाची और सब्जी वाली आंटी थीं। दोनों उसके घर के पास की पड़ोसन थीं। कल मैंने उन दोनों को बाजार में साथ देखा था। वो उसे खाना खिला रहा था और फिर कंधे और हाथ को छू रहा था। अगर ससुर ना होता तो कोई भी देखकर असहज हो जाता। और सुना है कि उस लड़की का कोई बच्चा नहीं है। अगर बच्चा होता तो शायद इतनी बातें न बनती। ये बातें चाकू की तरह उसके दिल में चुभ गईं। प्रिया ने होंठ भींच लिए, मुड़ी और तेजी से चलने लगी। उसका सिर नीचे झुका हुआ था। उसे इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि सड़क के बीच में ही उसके आंसू निकल आए। जब वो घर पहुंची तो उसने देखा कि रमेश जी आंगन में पौधों को पानी दे रहे हैं। जैसे ही उन्होंने उसे देखा, उन्होंने ऊपर देखकर धीरे से मुस्कुराया। कहां गई थी कि चेहरा इतना पीला पड़ गया है? प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप घर में चली गई। रमेश जी ने उसे देखा। उनका चेहरा काला पड़ गया। उनकी आंखों में कुछ था, एक तरह का गुस्सा जिसे काबू करना मुश्किल था। लेकिन फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और अधूरे सींचे हुए पौधों की तरफ मुड़ गए। दोपहर में जब प्रिया आंगन में कपड़े सुखा रही थी, उसकी जेब में रखा फोन बजा। ये शांति बुआ का नंबर था। बुआ हूं, तुम फ्री हो क्या? जी मैं सुन रही हूं। सुनो, मैंने सुना है कि नीचे मोहल्ले के लोग तुम्हारे और तुम्हारे ससुर के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन तुम मुझे सच सच बताओ, क्या उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा किया है? प्रिया कुछ देर चुप रही और फिर उसकी आवाज भर्रा गई। बुआ, मुझे नहीं पता कि क्या कहूं। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मुझे बस ऐसा लगता है कि मैं एक ऐसे घर में कैद हूं जो अब घर नहीं रहा। शांति बुआ ने गहरी सांस ली। उनकी आवाज गंभीर हो गई। तो तुम मेरी बात सुनो, कुछ समय के लिए गांव मेरे पास आ जाओ। हम औरतें हैं, हमें अपनी इज्जत की रक्षा करनी होती है। ज्यादा दिन रहोगी तो दुनिया तुम्हें नहीं छोड़ेगी। जी मैं व्यवस्था करके आपको बताती हूं। फोन रखने के बाद प्रिया सुन्न होकर बैठ गई। वो जानती थी कि अगर वो अभी चली गई तो उसका कोई सहारा नहीं रहेगा, लेकिन अगर वो रुकी तो कानाफूसी और भी तेज हो जाएगी। एक बेचारी औरत से वो धीरे धीरे आलोचना का पात्र बनती जा रही थी। उस रात जब वो बर्तन साफ कर रही थी, रमेश जी पास आए, उसके बगल में बैठ गए और नरम आवाज में कहा, मैं जानता हूं कि तुम इन दिनों तनाव में हो, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं किसी को तुम्हें कुछ भी नहीं करने दूंगा। कोई कुछ भी कहे, मुझे परवाह नहीं। दुनिया की बातों को जाने दो। प्रिया ने उन्हें देखा। उसकी आंखों में शक भरा था। लेकिन अगर आप सच में मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं तो मुझे और गलत समझे जाने से बचाइए। मेरे लिए अलग से कपड़े मत खरीदिए, अलग से खाना मत बनाइए और मुझे मत छूइए। मैं एक विधवा बहू की तरह जीना चाहती हूं। पहली बार प्रिया ने अपने दिल की बात कहने की हिम्मत की थी। ये न तो कोई आरोप था, न ही कोई चुनौती, बल्कि एक विनती थी, जैसे कोई तूफान के बीच अपनी आखिरी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा हो। रमेश जी चुप हो गए। उनकी आंखों से वो नर्म नजर गायब हो गई।
उसकी जगह एक पल के लिए नफरत की एक चिंगारी चमकी, लेकिन फिर उन्होंने मुंह फेर लिया। उनकी आवाज गहरी हो गई। ठीक है, जैसा तुम कहो, मैं वैसा ही करूंगा। उस रात प्रिया ने अपने कमरे का दरवाजा पहले से ज्यादा मजबूती से बंद किया। वो जानती थी कि जो आने वाला है वो सिर्फ कानाफूसी नहीं होगी, क्योंकि जब खामोशी को ठुकरा दिया जाता है तो नियंत्रण करने वाला अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर देता है। 3 दिन बीत गए जब से प्रिया ने सीमा तय करने की बात कही थी। घर का माहौल साफ तौर पर बदल गया। रमेश जी अब उसके लिए पहले की तरह खाना नहीं बनाते थे, न ही अब कोई छोटे मोटे तोहफे आते थे, और न ही वो पहले की तरह ज्यादा पूछताछ करते थे। लेकिन इसकी जगह अब उनकी नजरें और भी ठंडी और भारी हो गई थीं। जो घर पहले से ही खामोश था अब घुटन से भर गया था। जब भी प्रिया उनके सामने से गुजरती उसे एक तनावपूर्ण माहौल साफ महसूस होता, जैसे कुछ फटने का इंतजार कर रहा हो। उसे एक अनजाना धीमा डर सता रहा था, जैसे वो एक खामोश शिकारी जानवर के साथ रह रही हो। उस सुबह प्रिया हर दिन से देर से उठी क्योंकि वो रात भर सो नहीं पाई थी। वो आंगन में निकली तो ये देखकर चौंक गई कि रमेश जी बरामदे में लकड़ी की कुर्सी पर चुपचाप बैठे थे। उनके हाथ में एक सिगरेट थी। उनकी आंखें सीधे उसके कमरे की तरफ थीं, जैसे वो वहां बहुत देर से बैठे हों। उसने धीरे से सिर झुकाकर नमस्ते किया और चुपचाप कुएं से पानी भरने चली गई। जब वो वापस आई तो वो अभी भी वहीं बैठे थे। अचानक उन्होंने बोलना शुरू किया। उनकी आवाज शांत थी। मैंने बहुत सोचा। मैं समझता हूं कि तुम असहज हो, लेकिन अगर तुम मुझे बुरा इंसान समझती हो तो तुम गलत हो। प्रिया रुक गई। उसके हाथ में बाल्टी की पकड़ कस गई। रमेश जी ने आगे कहा, मैंने तुम्हारे बारे में कभी कुछ बुरा नहीं सोचा। मुझे बस तुम पर तरस आता है। तुम यहाँ अकेली हो, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई सहारा नहीं। मैं बस तुम्हारी देखभाल करना चाहता हूँ, जैसे कोई अपने की करता है। ये शब्द सुनने में तो बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन प्रिया के कानों में ये एक बेसुरा संगीत जैसा था, क्योंकि वो खुद ही थी जो प्यार और हवस, परवाह और कब्जे के बीच की सीमा को बहुत दूर धकेले जाते हुए महसूस कर रही थी। उसने धीरे से जवाब दिया, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मुझे किसी की देखभाल की जरूरत नहीं है। मैं अभी जवान हूँ, मैं खुद काम कर सकती हूँ, खुद जी सकती हूँ। मैं बस आपसे एक विधवा बहू के लायक जगह चाहती हूँ। रमेश जी धीरे से हंसे। उनकी हंसी हवा की सरसराहट जैसी लगी। मेरे अलावा कोई तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकता। तुम क्या सोचती हो कि बाहर के लोग बहुत अच्छे हैं? वे सिर्फ कानाफूसी करना जानते हैं, तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा। प्रिया ने घूंट निगला, शांत रहने की कोशिश की। लेकिन कम से कम वे मुझे डराते तो नहीं हैं? ये बात एक चाकू की तरह थी। रमेश जी खड़े हो गए। उनकी आवाज में गुस्सा था। तुम मुझसे डरती हो? मैंने तुम्हें इतने महीनों तक पाला, तुमने मेरे बनाए हुए खाने को खाया, मेरे घर में रही, अब तुम मुझसे मुंह मोड़ रही हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कोई और रास्ता है? प्रिया चौंक कर पीछे हटी। उसके हाथ से पानी की बाल्टी उसके पैरों पर गिर गई, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। उस वक्त उनकी नजरें एक ससुर की नहीं थीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की थीं जो अपनी मनचाही चीज ना पाकर निराश हो। वो भागकर कमरे में गई, दरवाजा बंद कर लिया। उसका दिल सीने में जोर जोर से धड़क रहा था। वो अच्छी तरह जानती थी कि अगर आज उसने ये सब खत्म नहीं किया तो एक दिन रमेश जी सच में सारी हदें पार कर देंगे। उस दोपहर उसने सारी हिम्मत जुटाकर शांति बुआ को फोन किया। बुआ जी, मैं गांव आना चाहती हूँ। तुरंत आ जाओ बेटी, मैंने सब इंतजाम कर लिया है। कल दोपहर मैं आऊंगी और एक जान पहचान वाला तुम्हें बस स्टैंड तक छोड़ देगा। फोन रखने के बाद प्रिया ने अपना सामान बांधा। सिर्फ एक छोटा सा बैग जिसमें कपड़े और रोहन की कुछ यादें थीं। वो रोई नहीं। अब रोने के लिए आंसू नहीं बचे थे, सिर्फ थकान और ये यकीन था कि अगर उसे एक शांतिपूर्ण जीवन का एक हिस्सा भी बचाना है तो उसे इस घर से निकलना ही होगा। उस रात रमेश जी खाने पर घर नहीं आए। आधी रात के करीब लौटे। दरवाजा खोलने की आवाज धीरे धीरे आई, जैसे जानबूझकर अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहे हों। प्रिया बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर सकी।
उसने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया, बिस्तर पर चुपचाप लेटी रही, बाहर की हर आवाज सुनती रही। रात की हवा दरवाजे की दरार से अंदर आई और अपने साथ अंधेरे में एक धीमी हंसी की आवाज लाई। बहू, अगर ससुर से मुंह मोड़े तो ये अधर्म है। क्या तुम जानती हो? प्रिया ने तकिए को कसकर पकड़ लिया, अपने कान बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल कांपना बंद नहीं कर सका। वो जानती थी कि ये अब घर नहीं बल्कि एक जाल है और कल उसे इससे बाहर निकलना ही होगा, भले ही उसे बदनामी का तमगा क्यों न पहनना पड़े। वो इस डरावने प्यार में एक दिन भी और नहीं रह सकती। अगली दोपहर दिल्ली के पास की गर्मी आग उगल रही थी। उमस भरी हवा जैसे प्रिया के दिल में उभल रही बेचैनी का साथ दे रही थी। उसने अपने छोटे से कमरे को सरसरी तौर पर साफ किया। उसके हाथ कांप रहे थे जब वो कुछ पुराने कपड़े और अपने पति की बची खुची यादें समेट रही थी। शादी की वो तस्वीर जिसे रोहन बड़े प्यार से सहेजता था, अब उसे मोड़कर बैग के तले में रखना पड़ा, जहां उसका दिल भी अब टूटे हुए भरोसे के टुकड़ों को समेट रहा था। ठीक 3 बजे गली के कोने से एक मोटरसाइकिल की आवाज आई। शांति बुआ आ गई थीं। उन्होंने सिर पर पल्लू रखा हुआ था, गहरे हरे रंग का सलवार कमीज पहना था और उनका चेहरा बहुत गंभीर था। उनके पीछे एक अधेड़ उम्र का सीधा साधा आदमी था, सुरेश चाचा, ननिहाल के एक रिश्तेदार, जो प्रिया को बस स्टैंड तक छोड़ने वाले थे। जैसे ही वो आंगन में घुसी, शांति बुआ की नजरें चारों तरफ घूमी और फिर रमेश जी पर आकर रुक गईं, जो चुपचाप एक पेड़ की छांव में बैठे थे। वो उठे नहीं, सिर्फ आंखें सिकोड़कर उन्हें देखा और धीरे धीरे सिगरेट का धुआं छोड़ा। सोचा था कि तुम अब कभी यहां कदम नहीं रखोगी, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। शांति बुआ ने ठंडक से एक एक शब्द चबाकर कहा, अगर मैं नहीं आती तो तुम्हारी बहू कब की दुनिया के ताने सुन सुनकर मर चुकी होती। तुम देखो कि तुम कैसे जी रहे हो। रमेश, जब तुम्हारी पत्नी जिंदा थी तुम कैसे थे सब जानते हैं, अब बेटा मर गया तो तुम बदल गए। रमेश जी रूखेपन से हंसे। दीदी, तुम दुनिया की बातें सुनकर अपने सगे भाई पर फैसला सुना रही हो। मैंने क्या गलत किया? मैंने बस उस बेचारी पर तरस खाया। डर था कि वो अकेली है। तुम चाहती हो कि मैं उसे छोड़ दूं ताकि वो बाहर अकेली संघर्ष करे। तरस? शांति बुआ जोर से बोली। तुम्हारे तरस का मतलब बहू के लिए ड्रेस और अंडरवियर खरीदना है। तरस का मतलब हर रात उसके कमरे की पहरेदारी करना है। तरस का मतलब ऐसा कुछ करना है कि पूरा मोहल्ला उस पर शक करे और वो सिर उठाकर जी ना सके। तुम सोचते हो कि तुम उस पर तरस खा रहे हो, तुम उसे तड़पा रहे हो। रमेश जी खड़े हो गए। उनकी आंखें गुस्से से लाल थीं। उन्होंने चिल्लाकर कहा, वो लड़की इस घर की बहू है, वो मेरा खाना खाती है, मेरे घर में रहती है, मुझे उसकी परवाह करने का हक है। मैंने उसे छुआ नहीं, यही उसका सौभाग्य है। इस बात ने जैसे पूरे आंगन में धमाका कर दिया। प्रिया घर से बाहर निकली, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वो सन्न खड़ी थी, उसकी आंखें बड़ी हो गई थीं। सुरेश चाचा ने शांति बुआ का हाथ पकड़कर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन शांति बुआ अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो आगे बढ़ी और सीधे रमेश जी के चेहरे पर उंगली उठाते हुए बोली, तुमने अभी क्या कहा? उसे हाथ न लगाना तुम्हारा सौभाग्य है। इसका मतलब तुम्हारे मन में सच में वो खोट था। हे भगवान, तुम इंसान भी हो या नहीं, वो तुम्हारी बहू है, तुम्हारे उस बेटे की पत्नी जो अभी 2 महीने पहले मरा है। रमेश जी संदेह गए। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि उन्होंने गलती से वो बात कह दी जिसे वो महीनों से छिपाने की कोशिश कर रहे थे। प्रिया तो अब खड़ी भी नहीं रह पा रही थी। उसने दरवाजे का सहारा लिया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। रमेश जी के हर शब्द जैसे चाकू के हर वार की तरह थे, जिसने उसके सब्र और खुद को ये समझाने की कोशिशों को चीर कर रख दिया था। घर के आंगन में झींगुरों की आवाज जैसे शांति बुआ के गुस्से के साथ चीख रही थी। वो सुरेश चाचा की तरफ मुड़ी। इसे ले जाओ, अभी, जितनी जल्दी हो सके। ऐसी लड़की को इस घर में 1 मिनट भी और नहीं रहने दिया जा सकता। सुरेश चाचा ने सिर हिलाया और प्रिया का हाथ पकड़ा।
वो एक शब्द भी नहीं बोल सकी। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थीं। उसने आखिरी बार उस घर को देखा जो कभी एक शांतिपूर्ण जगह थी, जिसे वो कभी अपना परिवार कहती थी। अब वो जगह उसकी जिंदगी की सबसे दर्दनाक याद बन गई थी। जब गाड़ी उस छोटी सी गली से बाहर निकली, रमेश जी सीढ़ियों पर सन खड़े थे। उनकी आंखें खाली थीं। शांति बुआ ने सीधे उनकी तरफ देखा और आखिरी बात कही, ठीक से जियो, ताकि मरने पर कोई अगरबत्ती जलाने वाला तो मिले। ये बात दोपहर की धूप में बिजली की कड़क जैसी थी। रमेश जी ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ अपना सिर जमीन की तरफ झुका लिया। उनके कंधे कांप रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये गुस्से से था या उस खालीपन से जो अब उनकी हड्डियों तक को खाने लगा था। सुरेश चाचा की पुरानी मोटरसाइकिल प्रिया और उसके छोटे से बैग को लेकर गांव की सड़कों से गुजर रही थी, जहां चारों तरफ पेड़ों की छांव थी। दिल्ली के पास की गर्मी पीछे छूट गई थी और उसकी जगह ठंडी हवा और सूखी घास की महक ने ले ली थी। प्रिया पीछे बैठी बैग को कसकर पकड़े हुए थी। उसका सिर नीचे झुका हुआ था। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसे पहचाने। हालांकि इस गांव में वो शांति बुआ और पति के कुछ रिश्तेदारों के अलावा किसी को नहीं जानती थी। गांव की सड़क के आखिर में बना वो एक मंजिला घर सामने आया। शांति बुआ ने आंगन साफ कर दिया था और मेज पर अदरक की चाय का एक गरम थर्मस रखा था। जैसे ही उन्होंने प्रिया को अंदर आते देखा, उन्होंने उसे गले लगा लिया और धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। चलो, अब तुम यहां आ गई हो तो समझो एक नई शुरुआत है। जब तक तुम कहीं और जाना चाहो, मैं तुम्हारे साथ हूं, और अगर तुम यहीं रहना चाहो तो मैं तुम्हें पाल सकती हूं। प्रिया फूट फूट कर रो पड़ी। सारी बेइज्जती जो उसने अपने अंदर दबा रखी थी, आज एक मजबूत लेकिन दयालु औरत की बाहों में फूट पड़ी। उसे किसी आलीशान चीज की जरूरत नहीं थी, बस सुरक्षा और खुद होने की आजादी चाहिए थी। पहले कुछ दिन प्रिया बस घर में ही रही। बुआ के किचन में मदद करती, पौधों को पानी देती, आंगन साफ करती। गांव के लोगों ने सुना कि शहर से एक बहू रहने आई है, तो उन्होंने भी कानाफूसी की, लेकिन शांति बुआ ने सख्ती से ऐलान कर दिया, जिसने भी प्रिया के बारे में बुरा कहा, मैं उसके घर जाकर हिसाब लूंगी। वो एक इज्जतदार बहू है, ऐसी नहीं कि दुनिया जो चाहे उसके बारे में कहे। शांति बुआ की इज्जत ऐसी थी कि कोई भी ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं करता था। प्रिया भी धीरे धीरे सामान्य होने लगी। हर सुबह वो जल्दी उठकर आंगन साफ करती, पूजा की वेदी पर अगरबत्ती जलाती और फिर लैंप की रोशनी में बैठकर कुछ पुराने कपड़े सिलती, जैसे वो अपने दिल के टूटे हुए टुकड़ों को ही सिल रही हो। एक दिन शांति बुआ ने उसे एक पुराना लकड़ी का बक्सा दिया और कहा, ये रोहन की माँ यानी मेरी भाभी का है। मैंने इसे इतने सालों से संभाल कर रखा है। अब शायद वक्त आ गया है कि तुम्हें पता चले। प्रिया ने उसे खोला। अंदर एक पुरानी डायरी थी, कुछ ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें और एक पुराना हाथ से लिखा खत था। जब उसने तस्वीर में उस औरत को देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं। ये वही औरत थी जिसे उसने रमेश जी के घर में उस तस्वीर में देखा था। लेकिन तस्वीर के पीछे लिखे शब्द लता, रोहन की मौसी, ने प्रिया को सन्न कर दिया। उसने डायरी खोली और कांपते हाथों से हर शब्द पढ़ने लगी। उसमें लता, तस्वीर वाली औरत, ने पुरानी कहानी लिखी थी। वो रमेश जी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन परिवार ने रिश्ते को मंजूर नहीं किया क्योंकि वो उनकी चचेरी बहन थी। बाद में रमेश जी को सावित्री, रोहन की मां, से शादी करने के लिए मजबूर किया गया और लता बहुत दुखी होकर हमेशा के लिए चली गईं। कुछ साल बाद जब वो लौटी तो रोहन 3 साल का हो चुका था। लेकिन जिस बात ने प्रिया को सबसे ज्यादा चौंकाया वो खत की आखिरी पंक्ति थी, रोहन नहीं जानता वो मेरा बेटा है, उसकी असली मां मैं हूं। सावित्री नहीं, मैंने उसे छोड़ दिया क्योंकि मैं जानती थी कि मुझे उसके साथ एक मां के रूप में रहने की इजाजत नहीं है। प्रिया के हाथ से खत गिर गया। वो सुन्न होकर बैठी रही। उसके दिल में सैकड़ों अनसुलझे सवाल उठ रहे थे। रोहन सावित्री का सगा बेटा नहीं था, तो रमेश जी जो अपने बेटे के प्रति इतने ठंडे थे, असल में उस इंसान से प्यार करते थे जो रोहन की असली मां थी।
वो प्यार पूरा नहीं हुआ, लेकिन उसने एक बच्चे को पीछे छोड़ दिया। एक ठंडी हवा का झोंका आया। प्रिया को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। क्या यही साली त्रासदियों की शुरुआत थी? क्या रोहन की असली मां से प्यार करने और बाद में एक ऐसी लड़की के साथ रहने की वजह से, जिसका चेहरा उस पुरानी प्रेमिका से मिलता जुलता था, रमेश जी के मन में धीरे धीरे वो गलत भावना पैदा हो गई? वो और नहीं सोचना चाहती थी। सब कुछ पहले से ही बहुत दर्दनाक था, लेकिन वो अच्छी तरह जानती थी कि उसे उस याद से बाहर निकलना होगा। उसे खुद पर और बोझ नहीं बनने देना है। शाम को जब दोनों बुआ भतीजी लैंप की रोशनी में खाना खा रही थीं, शांति बुआ ने धीरे से कहा, तुमने क्या सोचा है? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पास की सिलाई फैक्ट्री में काम दिलवा सकती हूँ। ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन गुजारा हो जाएगा। प्रिया ने सिर हिलाया। उसकी आवाज हवा की तरह धीमी थी। बुआ, मुझे एक नई शुरुआत करने दीजिए। मैं खुद काम करना चाहती हूँ, खुद जीना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। उसकी आंखों में अब वो उदास लड़की नहीं थी, ये प्रिया थी, एक औरत जो अभी अभी एक तूफान से बाहर निकली थी और अब अपनी किस्मत खुद लिखने की शुरुआत कर रही थी। शांति बुआ के घर के पास सिलाई फैक्ट्री में काम शुरू करने के कुछ ही दिनों बाद प्रिया की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी। हर सुबह वो हरे भरे खेतों के बीच से साइकिल चलाकर जाती, पुराना कोट पहने, सिर पर पल्लू रखे और साथ में शांति बुआ का तैयार किया हुआ टिफिन ले जाती। शाम को घर लौटते वक्त भले ही उसके हाथ मशीन पर बैठकर दुखते, लेकिन उसका दिल हल्का महसूस होता। अब कोई पीछा करती नजरें नहीं थीं, कोई परेशान करने वाली बातें नहीं थीं, और न ही अंधेरे में कोई डरावना स्पर्श था। शांति बुआ हमेशा उस पर नजर रखती, हर खाने पर धीरे से हालचाल पूछती, और जब भी वो थक जाती तो अदरक की एक गर्म चाय उसका इंतजार कर रही होती। ये रिश्तेदारी का प्यार। जिस तरह से वो उसकी रक्षा करती थीं, उसे ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं थी। यही खामोशी प्रिया को सच्चा प्यार महसूस कराती थी, एक ऐसी चीज जिसे वो कभी सोचती थी कि वो अब पाने के लायक नहीं है। उस शाम नहा धोकर और बर्तन साफ करने के बाद प्रिया अपने कमरे में आराम करने चली गई। वो फोन बंद करने ही वाली थी कि एक मैसेज आया, क्या तुम खुश हो? एक अनजान नंबर, कोई नाम नहीं, कोई प्रोफाइल पिक्चर नहीं। प्रिया सन रह गई। उसने कुछ देर सोचा और फिर जवाब दिया, कौन? 1-2 मिनट तक कोई जवाब नहीं आया। उसने सोचा कि शायद गलत नंबर है, लेकिन फोन नीचे रखने से पहले ही एक कॉल आ गई। कॉल करने वाले का नाम देखकर उसका दिल धक से रह गया, रमेश जी। वो कॉल काटने ही वाली थी कि घंटी लगातार बजती रही, खामोश माहौल में गूंजती रही। शांति बुआ तब तक बाहर के कमरे में सो चुकी थीं। प्रिया ने होंठ भींच लिए और आखिरकार कॉल उठा ली, लेकिन कुछ बोली नहीं। दूसरी तरफ से रमेश जी की गहरी धीमी आवाज आई, तुम ठीक हो? प्रिया चुप रही। मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, मैं तुम्हारी माफी के लायक नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हें खोना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। घर बहुत खाली है, इतना खाली कि दिल दुखता है। एक गहरी सांस। पूरा खानदान मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। वे कहते हैं कि अब मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। मैंने भी कोई सफाई नहीं दी, लेकिन प्रिया, क्या तुम जानती हो, तुम बिल्कुल उसकी तरह दिखती हो, उस इंसान की तरह जिसे मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया और जिसे खोने के बाद मैं कभी भूल नहीं पाया। प्रिया का दिल अचानक सिकुड़ गया। उसकी तरह मतलब लता, रोहन की असली मां, उस पुरानी तस्वीर वाली औरत। उसने धीरे से कहा, पहली बार लगभग 1 महीने में। आप उनसे प्यार करते थे या मुझ पर तरस खाते थे? खामोशी। थोड़ी देर बाद रमेश जी ने धीरे धीरे कहा, शुरू में ये इसलिए था क्योंकि तुम उसकी तरह दिखती थीं, लेकिन फिर मुझे सच में तुम पर तरस आने लगा। एक ऐसी औरत जो प्यार से महरूम रही और फिर इतनी जल्दी अपने पति को खो दिया। मैं बस उसकी भरपाई करना चाहता था, लेकिन मेरे भरपाई करने के तरीके ने तुम्हें डरा दिया। प्रिया ने बात काट दी। उसकी आवाज भर्रा गई। मुझे आपकी भरपाई की जरूरत नहीं है, मुझे बस शांति से जीने की जरूरत है, एक सामान्य इंसान की तरह। लेकिन आपने मुझे वो भी नहीं दिया।
आपने मेरी आखिरी बची हुई शांति भी छीन ली। दूसरी तरफ से खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद रमेश जी की आवाज आई, गहरी और खराश भरी, जैसे कोई हाँफ रहा हो। मैं तुमसे वापस आने की उम्मीद नहीं करता। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी दिन तुम्हें जरूरत पड़े तो घर अभी भी घर है। मैं इंतजार करूंगा। प्रिया ने फोन काट दिया। उसके हाथ कांप रहे थे, होंठ कसकर भींचे हुए थे। उसे नहीं पता था कि ये डर से था, गुस्से से था या दया से। लेकिन वो अच्छी तरह जानती थी कि वो वापस नहीं जाएगी, कभी नहीं। उस रात उसे नींद नहीं आई। सुबह तक करवटें बदलती रहीं, पुरानी तस्वीरें उसके दिमाग में घूमती रहीं। वो पल जब रमेश जी अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने चुपचाप खड़े रहते थे, वो पल जब वो प्रिया को खाना बनाते वक्त छिपकर देखते थे, और उस शाम जब वो जा रही थीं तो उनकी आंखों में एक छोड़े हुए इंसान जैसी खामोशी थी। अगली सुबह जब शांति बुआ चाय डाल रही थीं, उन्होंने प्रिया को ध्यान से देखा। कुछ हुआ है क्या बेटी? प्रिया ने सिर हिलाया और रात की पूरी कॉल के बारे में बता दिया। शांति बुआ ने सुनकर एक गहरी सांस ली और सिर हिलाया। वो आदमी बहुत पहले ही रास्ता भटक चुका है। वो अतीत के साए में जी रहा है और खुद को दूसरों के लिए अंधेरा बना रहा है। तुम वापस मत जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूं। प्रिया ने बुआ का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज भर्रा गई। कहीं न कहीं उसे लगा कि वो धीरे धीरे अंधेरे से बाहर निकल रही है, और भले ही आगे क्या होगा ये उसे नहीं पता था, लेकिन वो जानती थी कि उसके पीछे एक बूढ़ी लेकिन मजबूत औरत है जो चुपचाप उसके हर कदम पर उसकी रक्षा कर रही है। तीसरे हफ्ते जब से प्रिया रमेश जी का घर छोड़कर आई थी, उसकी जिंदगी एक नए, खामोश लेकिन संतोषजनक मोड़ पर आ गई थी। जिस सिलाई फैक्ट्री में वो काम करती थी वो बड़ी नहीं थी, तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, लेकिन लोग सच्चे थे। कोई ज्यादा ताक झांक नहीं करता था, कोई पीठ पीछे कानाफूसी नहीं करता था। शांति बुआ के छोटे से घर की छत के नीचे उसे महीनों में पहली बार ऐसा लगा कि वो सही मायने में सांस ले रही है। हर शाम खाना खाने के बाद प्रिया लता की डायरी निकालकर पढ़ती। उस औरत के टेढ़े मेढ़े अक्षर, जिसने गहरा दर्द सहा था, धीरे धीरे रमेश जी की जिंदगी की एक अंधेरी तस्वीर बना रहे थे। वो आदमी जिसे वो कभी अपना सहारा मानती थी, एक रात जब वो आखिरी पन्ने के करीब पहुंची तो उसे कवल के अंदर एक छोटा सा कागज का टुकड़ा मिला। ये एक निजी खत का टुकड़ा था जिस पर कोई तारीख नहीं थी, सिर्फ कुछ छोटी पंक्तियां थीं, लेकिन जिसने प्रिया का दिल दहला दिया। मैंने सोचा था कि रमेश मुझसे प्यार करता है, लेकिन असल में वो सिर्फ कब्जा करने की भावना से प्यार करता है। जब मैंने उसकी बात मानना बंद कर दिया तो वो बर्फ की तरह ठंडा हो गया। ये बच्चा मैंने उसके प्यार को बनाए रखने के लिए नहीं, बल्कि खुद को टूटने से बचाने के लिए पैदा किया है। प्रिया ने इसे बार बार पढ़ा। एक अजीब सी भावना उसके अंदर उठी, हमदर्दी भी थी और सिहरन भी। उसने महसूस किया कि रमेश जी ने जो कब्जे की भावना उसके प्रति दिखाई थी, वो हालात की वजह से अचानक पैदा नहीं हुई थी, बल्कि ये एक दोहराया जाने वाला पैटर्न था, एक विकृत सोच जो उनकी आत्मा में बहुत पहले से जड़ जमा चुकी थी। अगली सुबह जब वो शांति बुआ के साथ आंगन में सब्जी तोड़ रही थी, एक अधेड़ उम्र का आदमी मोटरसाइकिल से आया। ये रामू काका थे, रमेश जी के एक दूर के चचेरे भाई। जैसे ही उन्होंने शांति बुआ को देखा, उन्होंने सिर झुकाकर नमस्ते किया और एक लिफाफा दिया। मैं मंदिर से पूजा करके लौट रहा था तो रमेश मिला। उसने ये दिया और कहा कि इसे प्रिया के हाथ में देना। शांति बुआ ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन लिफाफा ले लिया। रामू काका के जाने के बाद उन्होंने लिफाफा प्रिया को दिया और धीरे से कहा, देख लो, लेकिन अगर इसे पढ़कर मन बेचैन हो तो फेंक देना, खुद को पुरानी जगह पर वापस मत खींचना। प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया और खत खोला। खत लंबा नहीं था, सिर्फ 10-12 पंक्तियां थीं, लेकिन हर शब्द यादों पर चाकू की तरह चल रहा था। प्रिया, अगर तुम ये पंक्तियां पढ़ रही हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम समझोगी कि मैं अब माफी के लायक नहीं रहा। मैंने सोचा था कि मैं प्यार से, बड़े होने के हक से सब कुछ नियंत्रित कर सकता हूं, लेकिन असल में वो स्वार्थ था।
मैंने एक औरत से गलत तरीके से प्यार किया और फिर पूरी जिंदगी उस अपराध बोध के साथ जिया। जब तुम रहने आई तो तुम उसकी तरह बहुत दिखती थी। मैं ये फर्क नहीं कर पाया कि क्या वर्तमान है और क्या अतीत। मैं तुमसे वापस आने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं बस चाहता हूं कि तुम वैसे ही जियो जैसे तुम हमेशा जीती हो, सीधी और इज्जतदार। अगर हो सके तो घर के पीछे बगीचे के कोने में उसके लिए एक अगरबत्ती जला देना, जहां मैंने अपनी जिंदगी का पहला प्रेम पत्र दफनाया था। रमेश प्रिया ने खत मोड़ लिया। उसका दिल भारी था। वो रोई नहीं, उसे बस तरस आया। रमेश जी पर नहीं, बल्कि एक ऐसी जिंदगी पर जो उन जुनूनों में कैद थी जिनका कभी इलाज नहीं हुआ। एक आदमी जिसने प्यार तो किया लेकिन सही तरीके से प्यार करना नहीं जानता था। एक पिता जिसने बेटे को पाला लेकिन उसे मरने दिया बिना ये समझे कि पिता का प्यार असल में क्या होता है। उस रात प्रिया ने बगीचे के पीछे जाकर चुपचाप खत को आग लगा दी। हवा में आग की धीमी लौ जली और अपने साथ एक ऐसी विदाई ले गई जिसे जवाब की जरूरत नहीं थी। उसका उस घर में वापस जाने का कोई इरादा नहीं था, नहीं नफरत करने का। वो समझ गई थी कि माफ करने का मतलब वापस जाना नहीं है, बल्कि अतीत को खुद को और चोट पहुंचाने से रोकना है। शांति बुआ बरामदे में खड़ी चुपचाप देख रही थीं। वो जानती थी कि उनके खानदान की यह पुरानी बहू इन सब के बाद विद्रोह से नहीं बल्कि एक सराहनीय शांति से खड़ी होना सीख गई है। रमेश जी के अस्पताल में मिलने के बाद प्रिया एक अलग मानसिकता के साथ लौटी। अब उसके मन में न तो गुस्सा था, न ही कोई दर्द भरी सोच। उसकी जिंदगी अब से किसी से बंधी नहीं थी, न ही उन चीजों से तय होती थी जो कभी हुई थीं। उसने एक लंबे भविष्य के बारे में सोचना शुरू किया, एक ऐसी जगह जहां वो रुक सके, जिसे वो अपना कह सके। अब दूसरों पर निर्भर होकर जीने की जरूरत नहीं थी। और एक दोपहर शांति बुआ के घर के बरामदे में बैठकर जब मोटरसाइकिलें गुजर रही थीं और हवा सुपारी के पेड़ों से सरसरा रही थी, उसने कहा, बुआ जी, मैं एक सिलाई की दुकान खोलना चाहती हूँ। शांति बुआ मुड़ी। उनकी आंखों में हैरानी थी जो धीरे धीरे गर्मजोशी में बदल गई। सच में? कहाँ खोलोगी? हम बगीचे के पीछे पुराने स्टोर रूम को ठीक कर लेते हैं बुआ। वो जगह बाजार के पास है, छोटी सड़क पर लोग आते जाते हैं। मेरे पास कुछ बचत है। शायद एक टिन की छत और एक साधारण से साइन बोर्ड के लिए काफी होगी। शांति बुआ ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो कुछ देर चुपचाप प्रिया को देखती रहीं और फिर सिर हिलाया। मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन ताकत है। उस जगह को मैं कुछ दिनों में साफ कर दूंगी और साइन बोर्ड के लिए मैं गांव के कोने वाले बब्बन से पूछूंगी। वो बना देगा। हमें आलीशान नहीं, बस साफ सुथरा चाहिए। 3 दिन बाद मरम्मत का काम शुरू हो गया। प्रिया और शांति बुआ ने 2 बढ़ई बुलाए और उस 1 मंजिला कमरे को ठीक करवाया जिसकी छत टूट चुकी थी। उन्होंने एक नया फ्रेम लगाया, नई टिन की छत डाली और दीवारों को साफ सफेद रंग से रंग दिया। प्रिया ने खुद पर्दे सिले, मेज का कवर सिला और बरामदे के सामने छोटे छोटे फूलों के चित्र बनाए। दुकान का नाम सरल लेकिन साफ अक्षरों में लिखा गया था, प्रिया सिलाई घर, महिलाओं के कपड़ों की मरम्मत और डिजाइन। साइन बोर्ड बरामदे की छत पर लटका दिया गया। नीचे बोगनवेलिया का एक गमला था जिसे शांति बुआ पुराने घर से लाई थीं। छोटी सी दुकान साधारण थी, लेकिन एक गंभीर शुरुआत की गर्मजोशी से भरी थी। उद्घाटन के दिन सिर्फ फैक्ट्री के कुछ पुराने दोस्त, कुछ पड़ोसन और गांव के 2 बच्चे आए जो मिठाई खाने आए थे। प्रिया ने सफेद साड़ी पहनी थी और हर किसी को सिर झुकाकर धन्यवाद कह रही थी। उसे भीड़ नहीं चाहिए थी, न ही शोर शराबा। बस उन लोगों की मौजूदगी चाहिए थी जो सच्चे दिल से आशीर्वाद दे रहे थे। पहले दिन उसे 3 पैंट की मरम्मत के ऑर्डर मिले और एक महिला ने शादी में पहनने के लिए एक ड्रेस सिलवाने को कहा। भले ही पैसे ज्यादा नहीं थे, लेकिन हर सुई, हर धागा एक ऐसे सपने की पहली ईंटें थीं जिसके बारे में उसने पहले कभी सोचने की हिम्मत नहीं की थी। उसी समय शर्मा परिवार के पुश्तैनी घर में एक असामान्य बैठक बुलाई गई और बुलाने वाला कोई और नहीं बल्कि विवेक था। वही इंसान जिसने प्रिया को बेगुनाह साबित करने में मदद की थी।
रमेश जी अस्पताल से छुट्टी के बाद उनकी सेहत बहुत खराब हो गई थी और वो अब परिवार के मुखिया का पद नहीं संभाल सकते थे। लेकिन जिस बात ने खानदान में हलचल मचा दी वो ये थी कि कई लोगों ने न सिर्फ उन्हें बदलने का प्रस्ताव रखा बल्कि उन्हें परिवार के सलाहकार की भूमिका से भी आधिकारिक तौर पर हटाने का प्रस्ताव रखा, जो आज तक कभी नहीं हुआ था। एक आदमी जो अपनी नैतिकता नहीं रख सका, जिसने अपनी निजी भावनाओं को विवेक पर हावी होने दिया। वो परिवार के मुखिया की कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं है। परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य ने चाय का कप मेज पर पटकते हुए कहा। भले ही रमेश जी ने पुश्तैनी घर बनाने के लिए जमीन दी हो, गलत तो गलत है। कुछ लोग हिचकिचाए, लेकिन ज्यादातर ने सिर हिलाकर सहमति दी। आखिरकार बहुमत से परिवार परिषद ने रमेश जी से मुखिया का खिताब और शर्मा परिवार से जुड़े सभी मामलों में सलाहकार के अधिकार छीनने का फैसला किया। फैसले पर हस्ताक्षर किए गए और पुश्तैनी घर के आंगन में चिपका दिया गया। ये खबर जल्द ही पूरे गांव में फैल गई। लोगों ने कानाफूसी की, किसी ने तरस खाया, किसी ने मजाक उड़ाया, लेकिन सभी एक बात पर सहमत थे, ये अंत एक ऐसे इंसान के लिए सही था। प्रिया की बात करें तो जब उसने ये खबर सुनी तो वो ना तो हंसी और ना ही रोई। उसने बस चुपचाप रोहन की पूजा की वेदी के सामने एक गुलदस्ते में कुछ और गेंदे के फूल लगा दिए। इस पूरी उथल पुथल भरी जिंदगी में सिर्फ वही एक इंसान था जिसने उससे बिना किसी स्वार्थ के प्यार किया था। मैंने वैसे ही जिया है जैसा आपने कहा था, वो धीरे से बोली, और मैं और भी बेहतर जीऊंगी। दुकान के दरवाजे के बाहर धूप पेड़ों के बीच से छन कर आ रही थी। एक लड़का पैंट नपवाने के लिए इंतजार कर रहा था। एक बूढ़ी औरत अपनी पुरानी साड़ी ठीक करवाने लाई थी। जिंदगी हर टांके, हर सिलाई के साथ आगे बढ़ रही थी, जैसे एक ऐसी औरत की यात्रा को लिखने वाली कलम के हर स्ट्रोक के साथ जो कभी ठुकराई गई थी और अब धीरे धीरे अपने ही हाथों और इज्जत से फिर से अपनाई जा रही थी। प्रिया सिलाई घर 3 महीने खुलने के बाद अब उसके कुछ पक्के ग्राहक बन गए थे। हर दिन कुछ कपड़ों की मरम्मत, कुछ नए कपड़े सिलने के ऑर्डर। इसे भीड़-भाड़ तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये प्रिया के लिए काफी था कि उसे अब किसी से एक पैसा मांगने की जरूरत नहीं थी। ये शांति बुआ के लिए भी काफी था कि वो कभी-कभी संतुष्टि से मुस्कुराती जब वो अपनी पुरानी भतीजी बहू को आत्मनिर्भर, मजबूत और लोगों द्वारा पसंद किया जाता हुआ देखती। एक हफ्ते के आखिर में जब प्रिया एक सूट के लिए नाप काट रही थी तो गेट के सामने एक मोटरसाइकिल रुकी। उसने सिर उठाकर देखा तो लगभग 30 साल से ज्यादा उम्र का एक अधेड़ आदमी खड़ा था। लंबा कद, गहरे नीले रंग की शर्ट पहने, हाथ में एक कपड़ों का थैला था। आप प्रिया जी हैं? मुझे बाजार में हंसा बहन ने बताया। उन्होंने कहा कि आप बहुत सुंदर और बारीकी से कपड़े सिलती हैं। जी, मैं प्रिया हूं, आपको क्या सिलवाना है? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए थैला आगे बढ़ाया। जी, कुछ पैंट और शर्ट हैं। मैं पढ़ाता हूं, इसलिए ज्यादा बेढंगे कपड़े नहीं पहन सकता, लेकिन ये रेडीमेड कपड़े साइज के हिसाब से खरीदे हैं और ये हमेशा थोड़े अजीब लगते हैं। पढ़ाता हूं सुनकर प्रिया ने ध्यान से ऊपर देखा। उसके चेहरे पर एक बौद्धिक झलक थी। उसकी आवाज धीमी और साफ थी। हर शब्द एक अनुभवी शिक्षक की शालीनता को दर्शाता था। उसने उसे अंदर बुलाया, कपड़े मेज पर फैलाए और हर सिलाई के बिंदु को मापने के लिए टेप निकाला। आपका नाम क्या है, ताकि मैं रजिस्टर में लिख सकूं? मेरा नाम आनंद है, उसने जवाब दिया। मैं पास के स्कूल में हिंदी पढ़ाता हूं। प्रिया ने सिर हिलाया। उसके हाथ अभी भी हर इंच, हर सेंटीमीटर को माप रहे थे। उसके दिल में पता नहीं क्यों एक अजीब सा एहसास हुआ। ये किसी आदमी के आने से घबराहट नहीं थी, बल्कि बिना किसी बचाव के बात करने का एक हल्का एहसास था। आपको ये कपड़े कब तक चाहिए? उसने पूछा। कोई जल्दी नहीं है। गर्मियों की छुट्टियों में मैं वैसे भी खाली हूं, आनंद मुस्कुराया, और मुझे लगता है कि आपको ध्यान से काम करने के लिए समय चाहिए होगा। इस बात पर प्रिया धीरे से हंस पड़ी। बहुत दिनों बाद वो किसी आदमी के सामने इतनी स्वाभाविक रूप से हंसी थी। इसलिए नहीं कि वो बात बहुत विनम्र थी, बल्कि इसलिए कि जिस तरह से उसने कहा उसमें कोई जोर जबरदस्ती या कोई स्वार्थ नहीं था, बस एक विनम्र अनुरोध था।
जब आनंद चला गया, प्रिया दरवाजे पर खड़ी उसे देखती रही। मोटरसाइकिल छोटी सी सड़क से गुजर गई और पीछे थोड़ी धूल और शाम की ढलती धूप छोड़ गई। उसने ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। कुछ दिनों बाद आनंद कपड़े लेने वापस आया। उसने अपनी नई सिली हुई शर्ट पहनी थी और सिर हिलाकर तारीफ की। बिल्कुल परफेक्ट है। मैं रेडीमेड कपड़े पहनता हूं, लेकिन इतना आरामदायक मैंने कभी महसूस नहीं किया। अच्छा है कि आपको पसंद आया। प्रिया धीरे से मुस्कुराई और ठीक की हुई पैंट दी। आप इसे पहनकर देख लीजिए। अगर कुछ और ठीक करना हो तो मैं मुफ्त में कर दूंगी। आनंद जल्दी में नहीं गया। वो बरामदे में खड़ा रहा। उसकी नजरें आंगन में लगी सब्जियों पर थीं। आपने ये पालक के पौधे बहुत अच्छे उगाए हैं। पहले मेरी माँ भी उगाती थीं, लेकिन अब वो नहीं रहीं। इन पौधों को देखकर उनकी याद आ जाती है। एक पल की खामोशी। प्रिया को समझ नहीं आया कि क्या कहे, बस धीरे से सिर हिला दिया। लेकिन यही सच्चाई उसे एक हल्के, बिना किसी दबाव वाले तरीके से करीब महसूस करा रही थी। शाम को जब शांति बुआ ने पूछा, आज दोपहर का ग्राहक कौन था कि तुम इतना मुस्कुरा रही थी? प्रिया ने सिर्फ जवाब दिया, जी, एक टीचर है, नए ग्राहक, बहुत भले हैं। शांति बुआ ने उसे देखा। एक अनुभवी इंसान की पारखी नजरों ने जैसे कुछ पढ़ लिया हो, लेकिन उन्होंने कुछ और नहीं कहा। वो जानती थीं कि प्रिया के दिल के घाव अभी भरे नहीं हैं। वो ये भी समझती थीं कि जो औरत तूफान से गुजरी हो, उसके लिए दिल खोलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उन्हें ये भी विश्वास था कि अगर कोई पर्याप्त कोमल, पर्याप्त धैर्यवान हो, तो वो फूल देर से ही सही फिर से खिलेगा। उस दिन से आनंद दुकान पर ज्यादा आने लगा। कभी सिर्फ एक कॉलर ठीक करवाने, तो कभी कुछ टूटे हुए बटन लेकर। शुरू में प्रिया हैरान हुई, फिर वो समझ गई कि उसे सिर्फ कपड़े ठीक नहीं करवाने हैं, और वो भी सिर्फ ग्राहक का इंतजार नहीं कर रही है। बस दोनों खामोश थे, क्योंकि एक चोट पहुंचाने से डरता था और दूसरा अभी भी अपनी ही बनाई सीमाओं से बाहर कदम रखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अगस्त के शुरुआती दिनों में दिल्ली के पास का मौसम अक्सर उदास रहता। बारिश और धूप का कोई भरोसा नहीं था। सुबह तेज धूप हो सकती थी और दोपहर में मूसलाधार बारिश। लेकिन मौसम के बावजूद प्रिया की दुकान पर ग्राहक नियमित रूप से आते थे। उनमें से आनंद सर का नाम अब जाना पहचाना हो गया था। वो अब कपड़े सिलवाने या पैंट नपवाने जैसे साफ कारणों से नहीं आता था। कभी कभी वो घर में लगे कुछ हरे अमरूद ले आता, तो किसी दिन अपनी बहन की बनाई मीठी इमली की कैंडी, और कभी कभी कुछ भी नहीं लाता। बस दुकान के सामने बरामदे में खड़ा होकर बारिश धूप की कुछ बातें करता और चला जाता। शुरू में प्रिया सावधान रहती। जो कुछ उसने सहा था, उसने उसे ज्यादा मिलनसार पुरुषों से डरना सिखा दिया था। लेकिन आनंद ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, ज्यादा सवाल नहीं पूछे, और न ही उसकी जिंदगी में तेजी से घुसने की कोशिश की। वो सिर्फ तब आता जब वो खाली होता, तब चला जाता जब उसे जाना चाहिए होता, और हमेशा इतनी दूरी बनाए रखता कि प्रिया को ये महसूस ना हो कि उसे जवाब देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। एक दोपहर बारिश के बाद आनंद हर दिन से जल्दी दुकान पर आया। उस वक्त दुकान पर सिर्फ प्रिया थी। शांति बुआ पड़ोस में अपनी सहेली के घर सब्जी काटने में मदद करने गई थीं। उसने अपनी गाड़ी खड़ी की और गेट के बाहर से धीरे से पुकारा, प्रिया जी, आज आप खाली हैं क्या? प्रिया एक ग्राहक की आस्तीन ठीक कर रही थी। उसने सिर उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो हर दिन खाली हूं, अगर 10 पैंट सिलने के लिए ना हो। आनंद मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कोई शोर नहीं था, लेकिन उसमें एक सच्चाई थी। वो अंदर आया और दुकान के दरवाजे के पास रखी प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठ गया। उसकी नजरें दीवार पर लगी कुछ छोटी तस्वीरों पर रुक गईं। रोहन की तस्वीर, शादी के दिन की पूजा की तस्वीर, और दुकान के सामने शांति बुआ के साथ प्रिया की नई तस्वीर। अगर मैं कुछ गलत न पूछूं तो माफ करना, लेकिन क्या वो आपके पति थे? प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया। अब नहीं रहे। मैं जानता हूं आप उनकी तस्वीर इतनी संभाल कर रखती हैं। यकीनन वो एक भले इंसान होंगे, आपकी जिंदगी के सबसे अच्छे इंसान। प्रिया ने जवाब दिया। उसकी नजरें आंगन की तरफ थीं। लेकिन मैं जानती हूं कि अतीत से चिपके रहने के लिए नहीं, सिर्फ याद रखने के लिए होता है। माहौल अचानक भारी हो गया। थोड़ी देर बाद आनंद ने धीरे धीरे कहा,
मैं किसी की जगह नहीं लेना चाहता। मैं बस चाहता हूं कि अगर आपको ठीक लगे तो आप मुझे एक ऐसा इंसान समझें जो हर शाम आकर कुछ बातें कर सके और फिर आपको अकेला छोड़ दे। प्रिया ने मुड़कर हैरानी से देखा। आनंद की नजरें बहुत सच्ची थीं, कोई दबाव नहीं, कोई फ्लर्ट नहीं। बस एक ऐसा निमंत्रण जो बाहर सुपारी के पेड़ों से गुजरती हवा की तरह हल्का था। वो चुप रही और फिर मुस्कुराई, एक बहुत ही हल्की मुस्कान, लेकिन पहली बार बिना किसी बचाव के। अगर आपको इस छोटी सी दुकान से कोई दिक्कत नहीं है तो आप आ सकते हैं। इस मौसम में बहुत बारिश होती है। छाता साथ लाना याद रखिएगा। उस दिन से गांव के लोग एक लंबे कद के टीचर को दुकान के सामने लकड़ी की कुर्सी पर बैठे देखने के आदी हो गए। कभी कभी वो भारी सामान उठाने में मदद करता, कभी ग्राहकों की गाड़ी निकालने में, और कभी कभी वो किताब पढ़ता रहता जब तक प्रिया किसी और के कपड़े सिलकर खत्म नहीं कर देती। कुछ लोग प्रिया की तारीफ करते कि उसकी किस्मत अच्छी है, तो कुछ उत्सुक रहते। लेकिन शांति बुआ, जिनकी गांव में सबसे ज्यादा इज्जत थी, सिर्फ एक बात कहती, प्रिया ने बहुत दुख झेले हैं। अब अगर कोई समझदार इंसान उसके करीब आ रहा है तो उसे खुद फैसला करने दो। इस बीच जिले के दूसरे कोने में रमेश जी अपने पुराने घर में अकेले रहते थे। अस्पताल से छुट्टी के बाद उनके पैर कमजोर हो गए थे। दाहिना हाथ हल्का सा लकवाग्रस्त था और रोजमर्रा के कामों के लिए उन्हें एक जान पहचान वाले से खाना मंगवाना पड़ता था। जो लोग कभी उनके करीब थे अब उन्हें सिर्फ नैतिकता के एक सबक के रूप में याद करते थे। कोई उनसे बुरा बर्ताव नहीं करता था, लेकिन कोई उनसे जुड़ना भी नहीं चाहता था। बच्चे उनसे बचते थे, पड़ोसी चुप रहते। लोग कहते थे कि वो कभी परिवार के मुखिया थे, कौन जानता था। रमेश जी दिन ब दिन और खामोश होते गए। घर में नमी थी, दीवारों पर बारिश के पानी के निशान थे। हर शाम वो बरामदे में अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठते, उनकी आंखें दूर कहीं देखतीं। अब प्रिया नहीं थी, कोई पिताजी कहने वाला नहीं था, कोई खाने का इंतजार नहीं करता था, कोई हर पूर्णिमा को फूल और अगरबत्ती नहीं जलाता था। एक बार उन्होंने रोहन की पूजा की वेदी पर अगरबत्ती जलाने की कोशिश की। हाथ इतना कांपा कि धूप का कटोरा फर्श पर गिर गया। मिट्टी के टुकड़े बिखर गए, अगरबत्ती बुझ गई। वो नीचे बैठ गए और दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। कई सालों में पहली बार वो रो पड़े। इसलिए नहीं कि खानदान ने उन्हें ठुकरा दिया था, बल्कि उस एक बात के लिए जो प्रिया ने कभी कही थी, आप उस इंसान के पिता हैं जिससे मैं प्यार करती थी। अगर आप ये बनाए रखते तो मैं आपको हमेशा अपना मानती। अब कुछ भी वापस नहीं आ सकता था। शनिवार की शाम हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ठंडी हवा पत्तों के बीच से सरसरा रही थी। सिलाई की दुकान की छत के नीचे प्रिया एक ग्राहक के लिए कपड़े काट रही थी कि आनंद आया। उसके हाथ में एक पुराना छाता और एक छोटा सा टिफिन था। आज आपने कुछ खाया क्या? आनंद ने पूछा, टिफिन मेज पर रखते हुए। मैं अपनी बहन के हाथ का बना केकड़ा सूप लाया हूं, गरम गरम। प्रिया ने ऊपर देखा, हैरान हुई, लेकिन फिर भी मुस्कुराई। आपको कैसे पता कि मैंने अभी तक नहीं खाया? मैंने बस अंदाजा लगाया। आप जैसी मेहनती इंसान शायद ही कभी अपने पेट के बारे में सोचती होगी। ये साधारण सी बात प्रिया के दिल को नरम कर गई। उसने अपने सामने उस भले चेहरे को देखा और हर हाव भाव में सच्चाई महसूस की। छोटी सी दुकान में दोनों चुपचाप खाना खाने लगे। सूप का हर चम्मच बाहर गिरती बारिश की आवाज से भी ज्यादा गर्म लग रहा था। खाने के बाद आनंद हर बार की तरह तुरंत नहीं गया। वो बैठा रहा, हाथ में पानी का गिलास घुमाता रहा और सीधे प्रिया की आंखों में देखा, पहली बार पूरी गंभीरता से। प्रिया, मैं जानता हूं कि आपका अतीत बहुत दर्दनाक रहा है, लेकिन अगर हो सके तो क्या आप मुझे अपने साथ रहने का एक मौका देंगी? चुपचाप ही सही, जैसे अभी हैं। मैं कुछ भी नहीं मांगता, बस आपकी देखभाल करना, बातें साझा करना और जो कुछ भी आपने सहा है उसका सम्मान करना चाहता हूं। प्रिया घबरा गई। उसका दिल धीरे धीरे कांप उठा। इसलिए नहीं कि वो हैरान थी, बल्कि इसलिए कि ये बात बिना किसी दिखावे के, बिना किसी दबाव के एक पतले कंबल की तरह थी जो तूफान से गुजरे किसी इंसान के लिए काफी गर्म थी।
वो काफी देर चुप रही। आनंद ने कोई जोर नहीं दिया। आखिरकार उसने धीरे से जवाब दिया, मैं अभी किसी रिश्ते को शुरू करने के लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो जैसे अभी हैं वैसे ही रहिए, मैं आपको आने से नहीं रोकूंगी। आनंद मुस्कुराकर सिर हिलाया। ये इनकार नहीं था, बल्कि एक धीमी शुरुआत थी, उन लोगों की तरह की धीमी शुरुआत जिन्होंने बहुत कुछ खोने के बाद एक बार फिर भरोसा करना सीखा था। इस बीच पुराने घर में रमेश जी दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे थे। सीने में कुछ हल्के दर्द के बाद डॉक्टर ने बताया कि उन्हें शुरुआती चरण के हार्ट फेलियर के लक्षण हैं और पुराने लकवे के कारण चलना फिरना मुश्किल हो गया है। लेकिन वो अस्पताल में भर्ती नहीं होना चाहते थे। वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन उस घर में बिताना चाहते थे जो उनकी पत्नी, बेटे और प्रिया से जुड़ा था। एक शाम उन्होंने अपने निजी वकील को फोन किया, जिसने कभी उनकी जमीन के कागजात में मदद की थी, और उन्हें घर आने के लिए कहा। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मैं अपनी वसीयत फिर से बनवाना चाहता हूं ताकि बाद में कोई विवाद ना हो। वकील हैरान हुआ, लेकिन आपकी वसीयत तो पहले से ही है, मैं उसे बदलना चाहता हूं। ये संपत्ति अब मेरी नहीं है, मैं ये घर किसी के नाम करना चाहता हूं और चाहता हूं कि ये बात मेरे मरने तक गुप्त रखी जाए। वकील हिचकिचाया, लेकिन फिर भी मान गया। रमेश जी ने कांपते हाथों से हस्ताक्षर किए। हाथ अब मजबूत नहीं था, लेकिन अक्षर अभी भी साफ थे। मैं ये घर और जमीन का पूरा मालिकाना हक प्रिया को देता हूं। वो मेरी बहू है, किसी को इस पर विवाद करने का हक नहीं है। हस्ताक्षर करने के बाद उन्होंने कलम नीचे रखी और काफी देर तक आंखें बंद रखीं। कोई नहीं जानता था कि उस वक्त वो क्या सोच रहे थे, पछतावा, प्रायश्चित या बस सही समय पर एक तरह का समर्पण। एक हफ्ते बाद रमेश जी अस्पताल में भर्ती हुए। इस बार हालत ज्यादा गंभीर थी। अस्पताल ने रिश्तेदारों को फोन किया, लेकिन सभी ने आने से मना कर दिया। कोई भी उस आदमी से जुड़ना नहीं चाहता था जिसने पूरे खानदान को शर्मिंदा किया था। ये खबर शांति बुआ तक एक नर्स के जरिए पहुंची। उन्होंने एक दिन सोचा और फिर प्रिया से कहा, चाहे जो भी हो, वो कभी तुम्हारे साथ एक ही घर में रहा है। अगर तुम नहीं जाना चाहती तो मैं अकेली चली जाऊंगी। बस डर है कि वो आखिरी सांस ले और कोई पास न हो, ये बहुत बड़ा पाप होगा। प्रिया चुप रही। उसने बरामदे के सामने सुपारी के पेड़ों को देखा और फिर मुड़ी। मैं चलूंगी। उसके दिल में अब न तो गुस्सा था और न ही तरस, बस एक आखिरी जिम्मेदारी थी, जैसे एक पुराने अधूरे अध्याय को बंद करना हो। अस्पताल में रमेश जी चुपचाप लेटे थे। उनकी आंखें धुंधली हो चुकी थीं। सिर्फ एक महिला की धुंधली सी परछाई पहचान पा रहे थे। उन्होंने कांपते हुए हाथ उठाया। प्रिया, तुम हो क्या? मैं हूं, उसने बिना झिझक के जवाब दिया। उस आदमी की आंखों के कोने से एक आंसू बह निकला जो कभी बहुत ताकतवर था। उन्होंने धीरे से कहा, धन्यवाद कि तुम फिर भी आईं। वसीयत वकील तुम्हें बाद में बता देगा। प्रिया ने और कुछ नहीं पूछा। उसने बस आखिरी बार उनका हाथ थामा, इसलिए नहीं कि वो कभी उसके ससुर थे, नहीं संपत्ति के लिए, बल्कि सिर्फ इसलिए कि वो आखिर तक एक भली इंसान बनना चाहती थी। उस रात रमेश जी कोमा में चले गए। अगली सुबह रमेश जी ने एक अस्पताल के कमरे की खामोशी में अपनी आखिरी सांस ली। शर्मा खानदान से कोई भी उनका चेहरा आखिरी बार देखने नहीं आया। जब उन्होंने आंखें बंद की तो उनके बगल में जो इंसान खड़ा था वो प्रिया थी, जिसे कभी खुद उन्होंने ही उस घर से अपराध और हवस भरी नजरों से निकाल दिया था। कोई आंसू नहीं, कोई दुख नहीं, बस एक अंत था, एक धागे के टूटने जितना हल्का। 2 दिन बाद अंतिम संस्कार सादगी से किया गया। कोई ढोल नगाड़े नहीं, खानदान से कोई विदाई देने नहीं आया। सिर्फ कुछ पुराने पड़ोसी चुपचाप आए, सम्मान के लिए नहीं, बल्कि एक भटके हुए इंसान के लिए अफसोस करने। शांति बुआ प्रिया के साथ खड़ी रहीं। ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप एक आखिरी रिश्तेदार की तरह रस्में पूरी की। अंतिम संस्कार के बाद रमेश जी के निजी वकील दुकान पर आए। उन्होंने एक सील बंद लिफाफा प्रिया के सामने रखा। ये रमेश जी की वसीयत है।
उनकी इच्छा के अनुसार ये तभी खोली जानी थी जब वो गुजर जाएं और सिर्फ आपको ही इसका कंटेंट जानने का हक है। प्रिया ने उसे खोला। पहली ही पंक्ति ने उसे सन्न कर दिया। मैं रमेश शर्मा ये घर, पूरी जमीन और मेरे नाम की सारी संपत्ति अपनी बहू प्रिया को एक प्रायश्चित के रूप में देता हूँ। उसे यकीन नहीं हुआ, कुछ हद तक हैरानी से और कुछ हद तक क्योंकि उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी। जो चीज वो बहुत पहले से चाहती थी वो जमीन जायदाद नहीं थी, वो सिर्फ मन की शांति चाहती थी। लेकिन अब ये संपत्ति एक बम की तरह थी जो फटने को तैयार थी, खासकर उस खानदान के लिए जिसने कभी उसे निकाल दिया था और जिसने कभी रमेश जी को अपना मुखिया बनाया था। और सचमुच तूफान उठ खड़ा हुआ। वसीयत के कानूनी तौर पर मान्य होने के सिर्फ 3 दिन बाद शर्मा परिवार के पुश्तैनी घर में एक आपातकालीन बैठक हुई। पूरा खानदान गुस्से, हैरानी और जलन से उबल रहा था। वो एक निकाली हुई बहू है, उसे सारी संपत्ति कैसे मिल सकती है? रमेश जी सच में पागल हो गए थे। इज्जत गंवाने के बाद भी सब कुछ उस औरत के नाम कर गए। हमें केस करना होगा, वसीयत रद्द करवानी होगी। हम उस बदचलन बहू को पुरखों की जमीन हड़पने नहीं दे सकते। पूरी बैठक में सिर्फ एक इंसान चुप बैठा था, विवेक, रमेश जी का भतीजा। जब सब लोग लड़ झगड़ कर थक गए तो उसने धीरे धीरे कहा, आप सब लोग अपनी अंतरात्मा से पूछकर देखिए, जब रमेश चाचा मर रहे थे तो कौन उनसे मिलने गया था? कौन उनकी आखिरी सांस तक उनके साथ था? या आप सब सिर्फ खानदान की इज्जत की परवाह करते रहे लेकिन अपनी गलती का सामना करने की हिम्मत नहीं की? सब चुप हो गए। विवेक ने आगे कहा, अगर किसी में हिम्मत है तो जाकर रमेश चाचा की कब्र के सामने खड़े होकर कहे कि वो उस बहू से ज्यादा हकदार है। कोई कुछ नहीं बोला। वे जानते थे कि विवेक सही कह रहा है, लेकिन सबसे कड़वी बात ये थी कि ये सच्चाई वो थी जिसका वे सामना करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। प्रिया की बात करें तो उसने स्थानीय अखबारों के सभी इंटरव्यू के प्रस्ताव ठुकरा दिए और खानदान के उन लोगों से भी बात करने से मना कर दिया जो मामला साफ करना चाहते थे। उसने सिर्फ अपने सोशल मीडिया पेज पर एक लाइन लिखी, संपत्ति यादों को नहीं बदल सकती, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल बदला लेने के लिए नहीं करूंगी। उस शाम आनंद दुकान पर सफेद गेंदे का एक गुलदस्ता लेकर आया। उसने उसे मेज पर रखा और प्रिया को नरम नजरों से देखा। तुम ठीक हो? पूरी तरह नहीं, प्रिया धीरे से मुस्कुराई, लेकिन कम से कम मैं जानती हूं कि मैं सही कर रही हूं। आनंद उसके बगल में बैठ गया और धीरे से उसका हाथ थाम लिया। अगर थक गई हो तो मेरे कंधे पर सिर रख सकती हो, हमदर्दी के लिए नहीं बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, भले ही सिर्फ एक लंबे समय के दोस्त के रूप में। प्रिया ने उसे काफी देर तक देखा। दुकान की पीली रोशनी में उसकी नजरें नरम हो गईं। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। पहली बार बिना किसी बचाव के, बिना किसी मजबूती के। थोड़ी दूर शांति बुआ बरामदे में बैठी दरवाजे की दरार से देख रही थीं और धीरे से सिर हिलाया। वो जानती थीं कि वो औरत आखिरकार अंधेरे से बाहर निकल रही है। एक हफ्ते बाद प्रिया उस पुराने घर में लौटी जो कभी उसका घर था और जहां से सारे दर्द शुरू हुए थे। वो उस दीवार के सामने खड़ी हुई जिसने उसके टूटे हुए सपनों को देखा था और एक गहरी सांस ली। फिर उसने कारीगरों को बुलाया और गेट के सामने से शर्मा परिवार का नाम पट हटवा दिया। दीवारों को फिर से रंगवाया और एक छोटा सा लकड़ी का बोर्ड लटका दिया, प्रिया का घर, जहां से नई शुरुआत होती है। कोई नहीं जानता था कि आगे क्या होगा, लेकिन एक बात पक्की थी कि जिस बहू को सालों पहले ठुकरा दिया गया था, अब वो आत्मसम्मान, उदारता और एक धीरे धीरे ठीक होते दिल के साथ खड़ी होना सीख गई है। शर्मा परिवार का नाम पट हटाकर और प्रिया का घर, जहां से नई शुरुआत होती है, का लकड़ी का बोर्ड लगाने के बाद वो लड़की जो कभी थी, अब यादों से भरे उस घर में एक नई मालकिन की तरह दाखिल हुई, बिना किसी नफरत के, सिर्फ दृढ़ संकल्प और एक नई जिंदगी की चाहत के साथ। पुराने घर को प्रिया ने पूरी तरह से बदल दिया। अब वहां समय के निशान वाली दागदार दीवारें नहीं थीं, न ही वो कमरा था जो कभी उसे दर्दनाक यादों से घुटन महसूस कराता था।
हर कोना, हर खिड़की हल्के शांत रंगों से रंग दी गई, जैसे तूफान के बाद किसी का दिल। आनंद ने इस बदलाव के हर कदम पर प्रिया का साथ दिया। उसने खुद किताबों की अलमारी बनाई, पर्दे लगाए, मेज कुर्सियां ठीक की। कभी कभी वे रसोई के टाइल्स का रंग चुनते वक्त हंसते, तो कभी कभी चुपचाप रोहन की पुरानी तस्वीरों को समेटते। उन्हें एक लकड़ी के बक्से में रखकर एक छोटे से कोने में रख देते, जैसे एक ऐसी याद जिसे सम्मान से सहेजा गया हो, लेकिन जो अब वर्तमान पर हावी ना हो। एक शाम जब दोनों नई बनी रसोई में चाय पी रहे थे, प्रिया ने अचानक पूछा, आपको क्या लगता है अगर मैं इस जगह को अकेली औरतों के लिए एक छोटा सा आशियाना बना दूं, जैसी मैं कभी थी, तो क्या ये ठीक रहेगा? आनंद हैरान हुआ, लेकिन उसकी आंखें चमक उठीं। तुम दर्द को मरहम में बदलने की सोच रही हो? हाँ, मैं कभी इस जगह को छोड़ना चाहती थी क्योंकि यहां बहुत दर्द था, लेकिन फिर सोचा कि अगर मैं चली गई तो सब कुछ वहीं रुक जाएगा, और अगर मैं रहकर इसे ठीक करूं तो शायद हम कुछ और अच्छा बना सकते हैं। आनंद ने सिर हिलाया, अपनी प्रशंसा छिपा नहीं सका। मैं मदद करूंगा, बिना किसी कारण के। सिर्फ 2 महीने बाद प्रिया का घर आधिकारिक तौर पर खुल गया, न तो किसी बड़े केंद्र के रूप में, न ही किसी सार्वजनिक दान संस्था के रूप में। ये बस एक ऐसा घर था जो उन अकेली ठुकराई हुई औरतों के लिए दरवाजे खोलता था, या बस उन औरतों के लिए जिन्हें आराम करने के लिए एक अस्थायी छत की जरूरत थी। पहली आने वाली एक लड़की थी जिसका नाम ज्योति था। सिर्फ 22 साल की, गर्भवती थी, और ससुराल वालों ने उसे इसलिए निकाल दिया था क्योंकि वो लड़का पैदा नहीं कर सकती थी। प्रिया ने चुपचाप उसके लिए एक छोटा सा कमरा तैयार किया, उसे सिलाई कढ़ाई, खाना बनाना सिखाया। आनंद शाम को उसे पढ़ाता क्योंकि ज्योति ने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी थी और अभी भी गलत लिखती थी। दूसरी एक 3 बच्चों की अकेली मां थी जिसे सालों तक पति ने पीटा था, और अब वो अपने बच्चों के साथ भाग आई थी। प्रिया ने रहने की जगह दी और बच्चों को फिर से स्कूल में दाखिल करवाया। शांति बुआ हर खाने और बच्चों के लिए हर पुराने सिले हुए कपड़े का ध्यान रखती थी। प्रिया के घर की खबर तेजी से फैली, अखबारों में नहीं, बल्कि उन लोगों के मुंह से जिन्होंने बेइज्जती का स्वाद चखा था। कोई गेट के सामने गमले के नीचे एक कागज के टुकड़े पर धन्यवाद लिखकर छोड़ जाता, कोई दूर से सिर्फ एक रात शांति से सोने के लिए आता। एक दोपहर प्रिया घर के बरामदे में बैठकर आंगन में खेलते बच्चों को देख रही थी। आनंद कुछ मिठाइयों और किताबों के साथ आया। वो बगल में बैठ गया, कुछ नहीं कहा, बस उसे एक छोटा सा लिफाफा दिया। ये क्या है? ट्रांसफर का आवेदन? वो मुस्कुराया। पास के स्कूल में पढ़ाने के लिए। मैं हर दिन आना जाना नहीं चाहता, और मैं घर में तुम्हारी मदद करने के लिए ज्यादा समय चाहता हूँ। प्रिया ने उसे भावुक होकर देखा, लेकिन आनंद रुका नहीं। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा बक्सा निकाला, उसे खोला। अंदर चांदी की 2 साधारण अंगूठियां थीं। मैं जल्दी में नहीं हूँ, लेकिन अगर किसी दिन तुम इस लंबे सफर में किसी को साथ चाहती हो तो मुझे एक मौका देना। वो आंसुओं में हंस पड़ी, हैरानी से नहीं, बल्कि इसलिए कि सब कुछ सही समय पर हो रहा था, बिना किसी बंधन के, बिना किसी दबाव के। बस 2 घायल लोग धीरे धीरे लेकिन मजबूती से एक दूसरे को ढूंढ रहे थे। उस रात नए खाने की मेज पर शांति बुआ खुशी से मुस्कुराईं। मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, ज्यादा साल नहीं जीऊंगी, लेकिन तुम लोगों को ऐसे देखकर मेरा दिल शांत है। प्रिया ने बुआ का हाथ थामा और दूसरा हाथ धीरे से आनंद के हाथ पर रखा। बुआ, आपकी वजह से ही मैं आज जिंदा हूँ। बाहर झिंगुरों की आवाज गर्मियों के संगीत की तरह थी। उस घर में जो कभी अंधेरे से भरा था, अब वहां बच्चों की हंसी थी। सिलाई मशीन की खटखट की आवाज, शाम को पाठ पढ़ने की धीमी आवाज, और एक ऐसी जिंदगी की राहत भरी सांसें जो सच में फिर से शुरू हो रही थीं। 3 साल बाद रमेश जी की मौत के बाद वो घर जिसे कभी शर्मा खानदान का शर्मनाक घर कहा जाता था, अब कई बेसहारा जिंदगियों का जाना पहचाना पता बन गया था। प्रिया का घर अब एक छोटी खामोश सिलाई की दुकान नहीं थी, बल्कि प्यार से भरा एक ऐसा स्थान था जिसमें 3 बड़े कमरे, एक साफ सुथरी सब्जियों का बगीचा और बच्चों और औरतों के लिए फिर से पढ़ाई शुरू करने के लिए एक छोटा सा क्लासरूम भी था।
लोग अब भी एक दूसरे को बताते थे कि अगर पति छोड़ दे, परिवार ठुकरा दे, तो प्रिया के घर चले जाओ। वहां एक ऐसी औरत है जिसने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब हमेशा धीरे से मुस्कुराती है जब वो किसी को फिर से खड़े होने में अपना हाथ आगे बढ़ाती है। आनंद अब जिले के प्राइमरी स्कूल में एक स्थायी शिक्षक था। पहले की तरह ही सादा, विचारशील और घर के हर छोटे से छोटे काम में चुपचाप मदद करने वाला। कुछ लोग कहते थे कि वो एक तलाकशुदा औरत के साथ जुड़कर अपना नुकसान कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ मुस्कुराता। जिसने दर्द सहा हो वही खुशी की कीमत जानता है। मुझे एक ऐसी ही इंसान की जरूरत है, न कि किसी ऐसे की जो सिर्फ मेरी जिंदगी को सजाए। एक पतझड़ की सुबह प्रिया ने अचानक शांति बुआ को बताया, मैं और आनंद एक छोटा सा पारिवारिक भोजन करना चाहते हैं, दोनों परिवारों के परिचय के लिए। कोई धूमधाम नहीं, बस कुछ करीबी लोग ही काफी हैं। शांति बुआ की आंखों में आंसू आ गए। सोचा था कि ये सुनने के लिए बुढ़ापे तक इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, शादी कर लो बेटी, ताकि बाकी की जिंदगी खामोशी में न गुजरे। शादी के दिन घर में कोई बड़ा पंडाल नहीं लगा, कोई बैंड नहीं बुलाया गया और न ही पूरे गांव में लाउडस्पीकर बजाए गए। बस एक छोटे से बगीचे में पेड़ों की छांव के नीचे लंबी मेजें बिछाई गईं, जहां कुछ बच्चे सफेद कपड़ों में बधाई का गीत गा रहे थे। शांति बुआ ने भावुक होकर प्रिया के हाथ में अपनी मां की शादी का पुराना कंगन पहनाया और आनंद, जो दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा था, जब वो उस सफेद साड़ी में बाहर निकली जिसे सिलने में उसने भी मदद की थी, कोई लंबी रस्में नहीं, कोई शोर शराबे वाला दहेज नहीं, लेकिन जो भी उस दिन वहां मौजूद था, उसने महसूस किया कि ये दो ऐसी आत्माओं की शादी है जिन्होंने अपने घाव भर लिए हैं और एक साथ फिर से शुरुआत कर रहे हैं। प्रिया के घर की तरफ जाने वाली गांव की सड़क पर उस दिन कई अजनबी दूर से चुपचाप देख रहे थे। उनमें कुछ जाने पहचाने चेहरे भी थे। रमेश जी की भाभी, जिसने कभी रोहन की मौत के दिन प्रिया को गेट से बाहर निकाल दिया था। बगल में रमेश जी का भतीजा, जिसने वसीयत रद्द करने का प्रस्ताव रखा था। दोनों सिर्फ दूर से देखते रहे, अंदर आने की हिम्मत नहीं की और न ही बधाई देने का हक था। जिंदगी भी अजीब है। जिस बहू को पूरे खानदान ने ठुकरा दिया था, आज वो सबसे बड़े घर की मालकिन है और लोग उसे सबसे ज्यादा इज्जत देते हैं। भाभी ने एक गहरी सांस ली। भतीजे ने जवाब दिया, उसकी आवाज में जैसे कोई जान न हो, क्योंकि हम गलत थे और हमने ये मानने की हिम्मत नहीं की। उसे किसी के एहसान की जरूरत नहीं है, न ही वो बदला लेती है, लेकिन उसकी खामोश भलाई हमें किसी भी गाली से ज्यादा शर्मिंदा करती है। दोनों मुड़कर चले गए। किसी ने उन्हें नहीं रोका, किसी ने अंदर नहीं बुलाया। प्रिया का घर अब शर्मा खानदान का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक ऐसी औरत की आजादी का प्रतीक था जिसने पूर्वाग्रहों की बेड़ियों से बाहर कदम रखने की हिम्मत की। उस रात शादी के बाद प्रिया अकेले बरामदे में बैठी तारों से भरे आसमान को देख रही थी। आनंद आकर बगल में बैठ गया और धीरे से उसका हाथ थाम लिया। मुझे चुनने के लिए धन्यवाद। नहीं, प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया। मैं जिंदगी का धन्यवाद करती हूँ कि आखिरकार उसने मुझे एक ऐसे इंसान से मिलाया जो सुनना जानता है। एक हल्की हवा का झोंका आया। शांति बुआ गुजरते हुए दोनों को देखकर मुस्कुराईं। तुम दोनों इस घर को एक दूसरे की तरह संभालना, समझे? ये कभी दर्द का गवाह था, लेकिन अब इसे ये साबित करना होगा कि अगर कोई इज्जत से जिए तो हर कोई फिर से शुरुआत कर सकता है। आंगन में कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनकी हंसी पूरे माहौल में गूंज रही थी। घर के अंदर एक अकेली माँ अपने बच्चे को लोरी सुना रही थी और दीवार पर लकड़ी का वो बोर्ड, प्रिया का घर जहां से नई शुरुआत होती है, पीली नरम रोशनी में अभी भी चमक रहा था। एक पुराना अध्याय बंद हो गया, एक नई जिंदगी खुल गई। प्रिया की जिंदगी इस बात का सबसे साफ सबूत है कि भले ही उसे पूरे खानदान ने ठुकरा दिया हो, भले ही उसने कितनी ही बेइज्जती और दर्द सहा हो, एक औरत फिर भी इज्जत से खड़ी हो सकती है और फिर से शुरुआत कर सकती है, बिना बदला लिए और बिना कुछ साबित किए। जब दिल में प्यार करना और माफ करना बाकी हो, तो भले ही उसे दर्द की गहराइयों में धकेल दिया गया हो, इंसान और भी खूबसूरती, मजबूती और उदारता के साथ आगे बढ़ सकता है।
प्रिया ने नफरत नहीं चुनी, नहीं शिकायत। उसने उसी जगह को ठीक करना चुना जहां उसे चोट लगी थी, ताकि उसे कमजोर लोगों के लिए एक सहारा बना सके। उसने किसी से ज्यादा हिस्सा नहीं मांगा, लेकिन आखिरकार उसे उन लोगों से सबसे बड़ा सम्मान मिला जिन्होंने कभी उसे तुच्छ समझा था। लोग कहते हैं कि एक शादीशुदा औरत की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन प्रिया ने जीकर ये साबित कर दिया कि औरतें पुरुषों के बगल की परछाई नहीं होती, न ही कोई पुरानी फेंकी हुई चीज। उनकी अपनी कीमत होती है, उनकी हिम्मत, उनके चरित्र और प्यार करने वाले दिल से। आनंद प्रिया को बचाने नहीं आया, बल्कि वो तब आया जब वो इतनी मजबूत हो चुकी थी कि उसे किसी के बचाने की जरूरत नहीं थी। उसके सादे, धैर्यवान और बिना किसी बंधन वाले प्यार ने ही प्रिया को फिर से पुरुषों पर और फिर से खुशी पर यकीन करने में मदद की। और उनकी शादी, जो धूमधाम वाली नहीं थी, इस बात का सबसे मजबूत सबूत बन गई कि सच्चे प्यार को दिखावे की जरूरत नहीं होती, सिर्फ ईमानदारी और साथ की जरूरत होती है। प्रिया का घर अब सिर्फ एक पनाहगाह नहीं, बल्कि एक प्रतीक है, पुनर्जन्म का प्रतीक, इस बात का प्रतीक कि हर किसी को फिर से शुरुआत करने का हक है, बशर्ते वो अंधेरे से बाहर कदम रखने की हिम्मत करे। अनाथ बच्चे, अकेली माएं और घायल औरतें, उन्हें एक सहारा मिल गया था, सिर्फ इसलिए कि एक औरत जो कभी तूफान से गुजरी थी, अब दूसरों के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने का फैसला कर चुकी थी। आखिर में जो बात रह जाती है वो शर्मा खानदान की सजा या गुजरे हुए ससुर का मुआवजा नहीं है, बल्कि भलाई, उदारता और एक ना हारने वाले दिल की ताकत का गहरा सबक है। याद रखिए, इस जिंदगी में आपकी कीमत आपके सिवा कोई और तय नहीं करता। भले ही पूरी दुनिया आपसे मुंह मोड़ ले, आप फिर भी खड़े हो सकते हैं, बशर्ते आप खुद से मुंह ना मोड़ें। नमस्ते दोस्तों, आप सब कहां से हैं और आपका नाम क्या है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। मेरी यही दुआ है कि आप सब हमेशा सलामत और शांतिपूर्ण रहें। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई मजेदार कहानी है तो हम सबको जरूर सुनाइए।